हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। और आज हम करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 13, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज उसका बेसिक करेंगे। कल से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डिस्कशन के अंदर आपको वेक्टर, जो हमारा चैप्टर पिछला था हो चुका था, उसका टेस्ट है। उस PDF दे रखी मैंने, उसके अंदर टेस्ट बना रखा आपका, तो वेक्टर का टेस्ट देना। और हमने क्या करना, बस मिलकर ना संघर्ष करना है, मिलकर संघर्ष करना है। हमारा जो एग्जाम ना उसको नस्ते नाबूद कर देना है। हर क्वेश्चन है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से तैयारी करो। यही जो गोल्डन दिन है जो हमें और उसे बेहतर बनाएगा। जो अब जो पड़ गया ना, वो आगे जाके वही क्या होगा, जीत लेगा। तो कहते हैं ना तो चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया आगाम रण का युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाम रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हमारे दोस्तों, हमारे प्यारे दोस्तों का फूल पत्ती वाले काजू कतली का संघर्ष जारी है। तो हर रोज ना ऐसा क्या करो, पहले से ज़्यादा स्टडी करें, पहले से ज़्यादा पढ़ाई करें, तो है ना। तो हमने क्या करना, हौसले है ना हमारे मजबूत होने चाहिए, मंजिल को नस्तो नाबूद करने चाहिए। क्योंकि हमारी लड़ाई तो लहरों से है ना। हमारी लड़ाई तो लहरों से है। सॉरी। तो देखो दोस्तों, चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, उसके अंदर इस प्रकार से कहा था कि आकृति है ना उसको दिखा नहीं सकते। मैंने पहले वेक्टर के अंदर आपको समझाया था ना, इस प्रकार से ये लेके कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इस प्रकार से होती है। इसको ना हम बोर्ड पर ना इस प्रकार से दिखा नहीं सकते, दर्शा नहीं सकते कि क्योंकि 3D ज्योमेट्री होती है। उसके अंदर मैंने बताया था हाइट और आ जाती है, हाइट मान लो एक हाइट भी। अब इसकी इस बोर्ड है, इसकी यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई दिखा सकते। लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इस प्रकार से। क्या इसकी हाइट इस ऊपर उठा हुआ भाग दिखा सकते हैं? इसके ऊपर नहीं दिखा सकते ना। मार्कर से ऊपर उठा हुआ भाग दिखा सकते हैं, ये वाला, ये दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ये थ्री डायमेंशनल हाइट होती है। इसके अंदर जैसे आपके कमरा है, आपके अंदर जो अब कमरे के अंदर वीडियो देख रहे हैं ना, उस कमरे के अंदर मैंने पहले वेक्टर के अंदर कहा था कि एक कोण है ना आपकी कमरे की, उसको देख लो। अब ये कोण होगी, ये बेस है जहाँ पर आपका सब कुछ रखा हुआ है, बेस है, बेस है इस प्रकार से। अब इसको मिला देंगे तो ये दीवारें खड़ी कर दी आपने, बिना छत की दीवार है हमारी ना। तो देखो खड़ी कर दी। अब यहाँ पर इस प्रकार से, चलो मैं ये 2 दीवार खड़ी कर देता हूँ। ये तो दीवार खड़ी होगी। कोण देखो आप, इससे ना एक तो इस साइड जो बेस आपका फ्लोर है, फर्श आपका, इसके इस साइड जो एक लकीर जा रही है इस प्रकार से, है ना। इस पर से एक दीवार उठ रही है, एक इस साइड से दीवार उठ रही है, तो ये बेस होगा इस पर, इस प्रकार से एक घेरा। इसके बीच में एक, फिर ये मिलाएंगे तो एक ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी इस प्रकार से। एक इस साइड चली गई, एक इस साइड चली गई। इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखो। ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये आपका रूम है, यही रूम है। इसका ये पॉइंट है ना, इसको मैं इसको मान लेता हूँ, इसको ये मान लिया। अब ये इस पर आकार से है, ये बेस आपका मान लो, इसके अंदर ये बेस, ये बड़ा। अब इस पर से ना एक तो ये दीवार है ना, ये दीवार चली गई, इस प्रकार से उठ रही है। वो कोण देखोगे ना, उस पर से 2 दीवार ऐसे दिखेगी ना, ऊपर छत होगी आपकी, छत है तो इस प्रकार से। अभी एक लाइन ये चली गई इस साइड, तो इसको दिखा देंगे ये, तो इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस नाम दे दिया। अब एक ऊपर की तरफ जा रही ना, ये हाइट इसकी, ये ऊपर की तरफ ही मिला दी, इसको जड कह देंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पर वाई आएगा ना, फिर जड आएगा। फिर ये है, अब यहाँ से एक लाइन इस साइड चली गई, दूसरी दीवार जबकि आपका वो ना गना आपकी जैसे होगा आपका कमरा ना, ये एक दीवार छोटी होगी, एक बड़ी। तो एक कोना मान लेना, जो छोटी दीवार है ना ये रही आपकी, बड़ी दीवार ये रही। आपको साथ ही साथ वीडियो देखो और साथ में ना पॉज करके
और आपका एक वो कोण है ना, उसको देखते जाओ, साथ में वीडियो देखो, कोण देख दो। मैं कहता हूँ ये दीवार, तो आप देखो कि हाँ ये दीवार है, उसके नीचे कोना है, ये कोना देख लिया। उसके बाद ये वाली, ये कांध उठ रही है ना, यहाँ पर दीवार उठ रही है, तो यहाँ से इस साइड ये रहा, तो कांध ये दीवार है ना, इसके ये पॉइंट दिख गया, वही लाइन सी। अब ये लाइन दिख गई होगी, ये दीवार है जो लंबी वाली, इस प्रकार से ये होगी, क्या होगा वाई एक्सिस। तो आई बात में, और ये हाइट है, ये जेड हो गया, जैसे हाइट से दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, तो आगे तो ये दीवार है एक्स वाई जेड, तो ये है वो थ्री डायमेंशनल, इस प्रकार से बनती है। और जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दोस्तों, इस पॉइंट को मैं मानता हूँ पी पॉइंट मान लेता हूँ, है ना। अब ये पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट कौन सा है, आप जिस पॉइंट जो है ना, ये बिंदु है, ये दिख रहे हो ना आपको, ये जो आपका कोणा माना है, ये कोणा है ना, इस कोने के ना बिल्कुल सामने वाला कोना देखो, जैसे ये होगा, ये कोना है, इसके सामने वाला कोना कौन सा होगा, ये इस साइड, इस पर बनेगा ये वाला कोना, समझ गए हो आप। इसके सामने वाला कोना मतलब जिस कोने में देख रहे हो ना आप, इस कोने पे, इसके सामने वाला कोना ऊपर देखो आपके दीवार पर, इसके सामने वाला यहाँ पर ऊपर देखो, इस प्रकार से देखेंगे तो ये पी पॉइंट दिखो, और दूसरा कोना दिखेगा सामने वाला, उससे पूरा एग्जैक्ट सामने वाला, है ना, तो ये दिखेगा, वो होता पी पॉइंट, है ना। और इस पी पॉइंट को, इस पर पॉइंट पर होते हैं ये एक्स वाई जेड एक्सिस, इस प्रकार से वेक्टर के अंदर करवाया था, लेकिन मैंने पूरा नहीं बताया था, मैंने इस प्रकार से करा दिया था ना, एक्स वाई और जेड, ये पी पॉइंट होता है, इसको एक्स वाई जेड मान लिया था, कहा था ना। और ये जीरो ओ पॉइंट था, ये पॉइंट था, इससे मिला दिया था। और मैंने कहा था कि इसके वेक्टर को, उसका पोजिशन वेक्टर क्या आएंगे, इसका 0 0 होते हैं सारे सभी इस पर, तो है ना। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये होता है दोस्तों, देखो सबसे पहला ओरिजिन की बात आती है, ओरिजिन ये होता है, ओ से दिखाते हैं इसको, 0 0 होते हैं सभी पॉइंट, एक्स वाई जेड का मान 0 0 होता है। ओरिजिन पर एक्स वाई जेड है ना, 3D है, 0 0 होगा, तो ये होगा, तो ये दिखा दिया था। अब मैंने इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा के इसमें से ये घटा दिया 0 आई कैप, प्लस में इसमें से घटा दिया 0 जे कैप प्लस में 100, इस प्रकार से लिखा था ना। ये आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, ये तो वाई जेड प्लेन है, ये तो ये प्लेन है ना दोस्तों, 3D नहीं होता, कई बच्चे के दिमाग में होता तो हाँ प्लेन है वो 3D होता है। पॉइंट, लाइन और प्लेन, इनको ये डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया था वेक्टर के अंदर, है ना। अब पॉइंट है जिसकी कोई लेंथ वृत्त नहीं होती, कुछ भी नहीं, और लेंथ है उसकी ओनली क्या होता है, वो 1 डायमेंशनल होता है ना। पॉइंट है नोट, कोई डायमेंशन नहीं होता, और जो लाइन है ना वो 1 डायमेंशनल होता है, मतलब उसकी लेंथ होगी। और प्लेन क्या होता है, 3 डायमेंशनल नहीं होता, 2 डायमेंशनल होता है, जिसकी लेंथ और बर्थ होगी, हाइट नहीं होगी। जैसे ये बोर्ड है आपका, ये प्लेन है, इसकी कोई हाइट है नहीं है ना, हाइट तो ये होगी ना, इससे उठेगा ऊपर की तरफ ये है ना, तो ये होगा। तो इस प्रकार से दिखाया था ये, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वाई जेड प्लेन है, तो ये प्लेन होते हैं दोस्तों। देखो इसमें प्लेन कौन कौन से हो गए, पहले इसकी, चलो इसकी बात कर रहे होंगे, चलो इसको बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझा दूंगा ना, उसके बाद देखते हैं। देखो तो दोस्तों एक्स ओ बी हो गया, एक्स ओ बी हो गया, बी ओ वाई हो गया, बी ओ जेड, और जेड ओ एक्स हो गया। ये क्या होते हैं, प्लेन हो गए। ये होता प्लेन, 2D है क्या, प्लेन 2D होगा। क्यों, मैं इसका एक पार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा, है ना। ये है ना, बस ये देखना, इसको मिटो देंगे ना तो ये पी पॉइंट रह जाए यहाँ पर ही, है ना। ये आपको समझाने के लिए आपको 3D के अंदर डायग्राम बना के दिखाया मैंने, 3D है, जैसे आपका रूम में 3D है, तो इसका से पी पॉइंट बताया कि इस कोने के सामने वाला पॉइंट है ना, वो पी पॉइंट होता है, तभी ये एक्स वाई जेड दिखते हैं। तो देखो एक कन्फ्यूजन थी बच्चों के दिमाग में, क्लियर करता हूँ आपके दिमाग में। एक्स वाई जेड, एक्स ओ एक्स, ये है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये दोस्तों प्लेन होता है। देखो ये प्लेन होता है, ये जैसे ये एक्स था, ये वाई था, ये था, ये कौन सा होगा, ये एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन, है ना। ये एक्स वाई प्लेन आई बात में, ये एक्स वाई प्लेन होगा। और वाई और जेड कौन सा होगा, ये वाई है,
ये जेड है तो कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। आया बात समझ में, ये वाई जेड प्लेन। देखो वाई और जेड के बीच में ना तो वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स और वाई के बीच में ना यहाँ पर जो भी कोई पॉइंट होगा तो आप कहोगे जी ये पॉइंट यहाँ पर है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना। और यदि एक्स जेड प्लेन है ये रहा, इसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो एक्स जेड प्लेन के अंदर होगा। आई बात समझ में, फिर भी दिखा दूंगा। तो ये प्लेन हो गए, तो आई बात समझ में कौन से, एक्स ओ वाई, वाई जेड और जेड ओ एक्स। अब इस प्लेन का नाम इसको देते नाम क्या, इसको देंगे एक्स ओ वाई है ना, तो एक्स वाई ये इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन। 2D है, ये बताओ आप एक्स वाई प्लेन, एक्स ओ वाई 90 डिग्री कौन होता सभी के अंदर, 90 का है ना, ये दिखा रखा ये सभी पे है ना। इसको रख देता हूँ। अब देखो अपनी बात पॉइंट समझते हैं। एक्स वाई जेड हो गया तो 90 डिग्री कौन, तो ये एक्स ओ जेड ये क्या है, इसकी लेंथ है, बर्थ है, हाइट है, क्या हाइट है कोई नहीं है ना इसकी, तो ये प्लेन है। 2D है, 2D होगा प्लेन, प्लेन होता है 2D, लेंथ बर्थ होती है, हाइट नहीं होती उसकी, है ना। तो ये क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई जेड ये है ना, ये तो 3D है, तीनों ना एक्स वाई जेड ये तो 3D है, लेकिन इसके अंदर प्लेन कौन कौन से हैं वे बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब देखो मैंने एक्स ओ वाई ले लिया, इसके अंदर एक्स वाई प्लेन हो गया है ना, 2 ले लिया तो मैंने एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ये वाई ओ जेड लेते हैं ना ये, तो ये कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये कौन सा होगा, ये भी एक प्लेन है। ये कौन सा होगा वाई ओ जेड प्लेन। यदि नहीं समझ में आया तो आप ना जिस रूम में बैठे हो ना उसकी कितनी दीवार है ये बताओ, 4 दीवार होती है, तो चारों ना एक प्लेन है, क्या हुए चारों दीवार। आपके सामने वाली दीवार है वो एक प्लेन है, एक प्लेन, 4 दीवार है मतलब सामने वाली दीवार एक आपके पीछे होगी, वो भी क्या होगी, एक प्लेन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, 4 तो दीवार ये होगी, ये भी क्या प्लेन है। ऊपर है छत देखोगे वो भी क्या एक प्लेन है, नीचे देखोगे वो भी क्या प्लेन है। इसका मतलब 6 प्लेन हो गए। ये कहना गलत है कि 6 प्लेन हो गए। आपके रूम के अंदर ना इनफाइनेट नंबर ऑफ प्लेन है। क्यों, मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे ना, नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं, पॉइंट आपके कमरे में कितने डॉट लिख सकते हो, इस प्रकार से कितने डॉट मार सकते हो आप। आपको सर हम तो पता नहीं जिंदगी गुजर जाएगी इतने मारते रहेंगे, मतलब इन्फिनिटी होगा। और कोई भी इसके 3 पॉइंट ले लो उनको मिला दो, कोई भी 3 पॉइंट ले लो उनको मिला दो तो प्लेन बन जाएगा। क्या बात समझ में आई। कोई भी आपके रूम में ना, मैं कहता हूँ देखो कैसे पता चलेगा कि ये तो आपको 6 वो दिख गए कि 6 प्लेन हो गए, लेकिन कोई भी बना सकते हैं। 3 पॉइंट लेने आपके रूम के अंदर, आपने पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हो ना, इस प्रकार से है ना। अब ओनली 3 पॉइंट ले लो इसमें से, जैसे मान लो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये मिला दिया, तो ये क्या होगा, एक प्लेन हो गया। आई बात समझ में, मैंने ले लिया ये पॉइंट ये तो ये मिला दिया, पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट ले लिए, प्लेन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है, कोई भी प्लेन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट तो एक लाइन बनाने के लिए होता है, कम से कम 2 पॉइंट हो गए ना तो लाइन कह सकते हैं, लाइन है ना। लेकिन हमने क्या करा था, यही को तो कारण था ना लाइन के अंदर हम 3 पॉइंट देखो। उसके अंदर 10वां चैप्टर था ना, उसके अंदर जो ग्राफ वाला जो एरिया निकलना था ग्राफ बना के, उसके अंदर मैंने क्या बताया था, एक कोई स्ट्रेट लाइन है ना उसके 3 पॉइंट ले लेना। क्यों, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट ना से पता चल जाता है ये लाइन है। 2 पॉइंट ना उनको मिला दे, कम से कम लाइन के लिए बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2। तो 2 पॉइंट होंगे ना, उनको मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी। कोई भी 2 पॉइंट ले लो उनको मिला दो, अभी कॉपी पेन लो, कोई भी 2 पॉइंट लेके उनको मिला दो तो आपको एक लाइन ही नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन। कोई भी 2 पॉइंट कहीं पर ले लो, कहीं पर भी, यहाँ पर ले लिया आपने, यहाँ पर लिए ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लिए ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होगी। तो यही कारण था कि हम ना 3 पॉइंट लेते थे। क्यों, एक बीच वाला और 2 ये वाले। वैसे तो 2 पॉइंट से भी काम चलता हमारा। तो अब जैसे चैप्टर आएगा ना आपका 15वां, कौन सा वो लीनियर प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर ना आप क्या करेंगे, ओनली 2 ही पॉइंट लेंगे,
एक बारी x0 एक बारी y0, x0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा और y0 लेंगे तो x का मान आएगा। इस प्रकार से करेंगे। तो क्यों करते हैं ये, इसका रीज़न यही है कि लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, उससे लाइन बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर उसके जो ग्राफ वाला था ना 10वां चैप्टर, उसमें 3 पॉइंट लेते जानबूझ कर ना। क्यों? क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 2 पॉइंट से ही बन सकता था ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाते। चलो बात तो अब हम करते हैं 13वां चैप्टर की। अब बात आती है लाइन की, तो हो गए 2 पॉइंट, लेकिन प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट जरूरत है? कम से कम 3 पॉइंट जरूरत होते हैं। ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हो, ज़्यादा तो आप इस पर कितने भी ले सकते हो, कितने भी आ सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा, सर हम तो इसको मिलाते हैं ना 3 पॉइंट को, बीच में और पॉइंट आ जाता है तो फिर। अरे एक बात बताओ, अब लाइन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? लाइन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लाइन के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, है ना। प्लेन के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। मतलब चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, सभी क्या होता है, मतलब पॉइंटों से बन के मिले, है ना, पॉइंटों से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिला के ना ले जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिला के अनंत तक ले जाए ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो, उससे क्या हो सकता है, उससे एक लाइन का निर्माण हो सकता है। और लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं पूछ ले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ऐसे नहीं कहेगा कि आप ऐसा नहीं कह देना कि लाइन पर ना 2 ही पॉइंट होते हैं, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। कितने ही पॉइंट हो सकते हैं, ये लाइन है चलती जाएगी, इनफाइनाइट बता था ना, इस साइड भी चलती जाएगी इस साइड भी, तो ये तो लाइन होती है ना, इस प्रकार चलती जाए, इस प्रकार, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। लेकिन ये कह रहा हूँ कि मतलब कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, ये पूछ रहे ना। एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? क्या एक पॉइंट से काम चल जाएगा, लाइन बन जाएगी? मैं तो इसको नो घुमा दूंगा, नहीं चलेगा ना काम। तो कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए ये बताऊं कि एक यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर ले लो, तब लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन यदि लाइन बनानी है तो कम से कम तो 2 पॉइंट होने चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो आप यहाँ पर कितने ले लो, ये रे कितने ले लो, ये सारे क्या है, पॉइंट ही तो है ना, वो सारे पॉइंट है। लेकिन लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, चाहे कम गैप में बना दो, इसके मिलाएंगे ना तो एक लाइन बनेगी। आई बात समझे? जिसकी लेंथ होगी वही लाइन होती है। अब प्लेन बनाने के लिए इसी प्रकार प्लेन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। आपके कमरे में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। कोई भी उनमें से कोई 3 चको और उनको मिला दो, आपको क्या होगा, प्लेन बन जाएगा। जैसे अब देखो ये एक्स एक्सिस है, देखो यहाँ इसी समझ में आ जाए। तो आपका रूम है ना, अब मैं रूम पे ना एक तो ये कोना ले लेता हूँ, एक ये कोना तो है ही, और एक कोना ये ले लिया। क्या इसमें बताओ ये प्लेन बन गया? मैंने क्या कहा, एक्स ओ वाई प्लेन है, तो मैंने है ना एक्स ओ वाई है ना, ये इसके अंदर ये प्लेन हो गया। इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे? कितने पॉइंट लिए हमने? 1 2 और 3 पॉइंट लिए ना। एक ये रहा ओ, एक वाई और एक एक्स, तो ये लिए ना। अब इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, वाई एक्स प्लेन। अब ये इसके बीच में ना ये बड़ा, ये कौन सा होगा? ये एक्स वाई प्लेन होगा ना, एक्स वाई प्लेन। लेकिन पॉइंट कितने इसके अंदर, कितने पॉइंटों से बना ये एक्स वाई प्लेन? एक्स ओ वाई 3 पॉइंट तो लिए ना, 3 पॉइंट ले लिए ना, 3 पॉइंट से। आई बात समझ या नहीं आई? तो प्लेन बनाने के लिए प्लेन होता 2D और 2D होता प्लेन। और एक कमरे में यदि पूछे कितने प्लेन होते हैं तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन लेते हैं हम। तो कोई 3 पॉइंट लेंगे, उनको मिला देंगे, प्लेन बन जाएगा। लेकिन याद रखना वे पॉइंट ना एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए। क्या वे ना कोलिनियर नहीं होने चाहिए? क्या कंडीशन भी है कहीं? ऐसा नहीं, ये आपको सर एग्जामिनर था कोई भी मतलब पूछ लिया आपसे और आप तो धड़ाधड़ ओवर कॉन्फिडेंस है, सर ने बताया हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे क्लास के सर ने कि 3 पॉइंट लेंगे प्लेन बना देंगे। तो वो भी बहुत सारा था कि उसके अंदर नॉलेज होती है ना, वो कहेगा 1 2 और 3 तीनों पॉइंट आपको क्या दे देगा? बड़े बड़े दिखा दिए ना मैंने, कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए दिखाए, तो बड़े बड़े पॉइंट दिखा देगा, इतने बड़े बड़े। वो उसने कोलिनियर दे दिए, को मतलब को जिसके वर्ड के पहले को आ गया ना उसका मतलब साथ साथ, और लीनियर मतलब लाइन, तो लाइन के साथ साथ मतलब कोलिनियर दिखा दिए, एक ही लाइन के अंदर पॉइंट दिखा दिए। तो कहेगा ले बेटा लाडू ले ये ले पॉइंट 3 स्ट्रेट लाइन में है, लाइन है पता, प्लेन बना के दिखा। आप करोगे ऐसे मिला दोगे, ले जी प्लेन बन गया। अरे फिर वो कहेगा ये तो लाइन है, प्लेन है क्या? ये प्लेन है, प्लेन 2D होता है। फिर वो कहेगा 2D है, बताओ 2D है, बर्थ बताओ इसकी, बर्थ बताओ क्या है, क्या विड्थ क्या है, बताओ है क्या, बताओ इसकी
चौड़ाई बताओ, लंबाई तो दिख गई, लंबाई तो होगी ये एल, चौड़ाई बताओ आपको जी, चौड़ाई तो सही नहीं। फिर आप फिर बताओ, फिर आप तो कहते हो प्लेन तो 2D है, तो 2D है ना, तो उसके अंदर तो क्या होना चाहिए, बर्थ भी होनी चाहिए ना, चौड़ाई भी होनी चाहिए, तो चौड़ाई तो है ही नहीं इसके अंदर। ये तो आपने पतला बना दिया, लंबाई बना दी आपको जी। हाँ जी, फिर आपका दिमाग, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, फिर सर प्लेन के अंदर ना लेंथ होती है, 1D होता है जी, अभी तो कोई है 2D, अरे प्लेन होता 2D, तो 2D प्लेन होगा ना, तो प्लेन 2D होगा ना, याद रखना। 3 पॉइंट ना, बस एक कंडीशन छोड़कर कि वे कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक लाइन में नहीं होने चाहिए पॉइंट, है ना। 3 पॉइंट लोगे ना, वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वे 3 पॉइंट अलग अलग इस प्रकार से होने चाहिए, तब बनेगा प्लेन। कोई भी ले सकते हो, बस एक लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये तब प्लेन की जिक्र। वाई और जेड से कौन सा प्लेन बनेगा, वाई और जेड से, वाई जेड प्लेन। जेड और एक्स से कौन सा बनेगा, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो ये होता है 2D प्लेन, एक्स वाई, ये होगा इस, ये 3 पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, और सी मान लो इसके, है ना। तो ए बी, ए और बी पॉइंट से क्या बनेगा, एक्स और वाई प्लेन बनेगा, एक्स वाई प्लेन, मतलब इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन, ये होगा एक्स वाई प्लेन, और इसी से बनेगा वाई जेड प्लेन। इसमें होगा बी ओ सी पॉइंट ले लिए, और जेड ओ एक्स प्लेन है, उसमें एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, सी ओ ए पॉइंट ले लिए। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आगे बात समझ में। ये तब प्लेन, तो प्लेन समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया, है ना। तो लेकिन मैं आपको ये बताओ, एक बात बताओ, ये तो ओरिजिन होगा, पता चल गया। ओरिजिन पर एक्स वाई जेड के तीनों के मान x 0 होते हैं, है ना। अब ये आपको कुछ कन्फ्यूजन आपको ये आई होगी, उसके अंदर डायग्राम के यदि वेक्टर के अंदर आपने, मैंने समझा था ना, वेक्टर के अंदर यदि मैंने पढ़ा था, तो मैंने इस प्रकार से पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग तो x ले लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे, यहाँ पर z, और ये पॉइंट है ना ये p, ये दिखा देता है x y z। तो आपको एक, कई दोस्त ये है ना हमारे, मेरे दोस्त जो है ना, उनके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा, कई को नहीं आया होगा, पढ़ते नहीं हुए, तो कई ये पॉइंट आया होगा, सर आपने कहा 2D है, तो 2D, तो 2D, तो ये तो वाई जेड प्लेन के अंदर होगा पॉइंट, तो ये तो वाई जेड प्लेन के अंदर होगा, तो ये दूसरा तीनों मान कहाँ से आ गए, एक्स वाई जेड, ये तो 3D के अंदर होता है ना, 3D होगा ना तब ये पॉइंट होते हैं। ये तो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड पॉइंट के अंदर एक्स वाई जेड का मान कहाँ से आ गया, और ये तो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है ना, उसके अंदर तो एक्स तो होगा ही नहीं, ये तो मिटो दो इसको चाहे, तो मिटो दिया। वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड का मान होना चाहिए, तो एक्स कहाँ से आया ये, है ना। तो दोस्तों ये पॉइंट वहाँ पर कन्फ्यूजन आया होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर करता हूँ इसको। मैंने इसलिए मतलब कई पॉइंट है ना, मैं इसलिए नहीं समझाता ताकि आपका डाउट वो मतलब दिमाग में क्वेश्चन बने। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा ना, उसका आंसर कल या परसों या आगे मिलेगा कभी चैप्टर के अंदर ना, तो वो ना वो आपको वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है। हाँ, वो यदि आपका डाउट है ना वो आगे जाके क्लियर हो जाता है ना, तो फिर क्या होगा आपको, वो आपके दिमाग में ना कभी भी पूछ लेना, कभी भी यदि मान लो कोई एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर क्वेश्चन आ गया, वही पॉइंट आ गया, अपना फट नहीं दिमाग में, ओ सर ने करा था फुलपत्ती वाले ने, अरे 4 साल पहले, है ना, 4 साल पहले की बात भी देखो, दिमाग ना इमेज बन जाती है ना उसकी, तो वो कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है उसको। तो इसलिए तो कहते हैं गलती, आप ना गलतियां करने से मत डरो, है ना। यदि जब आप गलती करोगे ना तो गलती तो सीखोगे, यदि आप गलती नहीं करोगे, मतलब कुछ करोगे नहीं तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो आप सीखोगे कैसे। तो कभी भी ना दोस्तों, कोई भी काम करने से, कोई भी लक्ष्य से बड़ा नहीं होता। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो यूपीएससी की तैयारी करो, है ना, करो। आप हारने की टेंशन मतलब, लोग कहेंगे आपसे नहीं होगा, तो उनसे नहीं होता तो आपसे तो होगा ना, उनसे नहीं होता, लेकिन आप करो तो मिलेगा क्या, फालतू ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज तो मिलेगी, है ना। तो गलतियाँ करोगे, सीखोगे उससे। तो याद रखना, कभी भी ना गलतियाँ करने से मत डरना। कोई सीधी पॉइंट नहीं आता ना आपको, मान लो कोई चैप्टर नहीं आता, कुछ भी, मान लो इंग्लिश नहीं आती आपको, और कहाँ पर आगा, हाँ 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 मास्टर आगा, ठीक है, मुझे मान लो मैं ही हूँ, तो मुझसे क्या डरोगे, क्या हुआ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, पीछे हटोगे, पीछे हटोगे। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं आपका साथी हूँ, तो मुझे बताना चाहिए कि मुझे मेरी एक प्रॉब्लम है। यदि मुझसे वो गलती का पता चल गया ना, तो मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा, है ना। अब मेरे पास ही वो गलती नहीं पूछेगी ना आपकी, फिर मैं कैसे सोल्यूशन करूँगा। हाँ,
हर किसी को अपनी मतलब गलत मतलब कमी है ना वो मत बताना, लेकिन कोई एक ऐसा गुरु चुन लो, माँ बाप कोई भी हो सकता है, जिसको आप साथी मानते हो, जिस पर आप पूरा विश्वास करते हो, आपकी कोई भी कमी है ना उसको बताओ कि गुरु मान लिया कि मेरे के अंदर ये कमी है, तो वो क्या करेगा, आपको सोल्यूशन देगा, उसको प्रॉब्लम बता के, हाँ ये प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन देगा। लेकिन लोग, मैं क्या करता हूँ, लोगों को क्यों नहीं बताना, क्योंकि लोग ना, आपको कमी है ना, तो उसको कमी को पता चल गया ना उन्होंने, तो आपको ना गिरा देंगे उस कमी से, उसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे। तो वो आपको यदि ऐसा कह देंगे हाँ आपके अंदर ये कमी है, तो आपके अंदर वो दिमाग में बैठ जाएगा हाँ ये कमी है, उसने सोल्यूशन थोड़ी बताया उसको। और ये भी बता दो, आपने फिर उसको प्रॉब्लम, आपकी कमी बता दी, तो उसे सोल्यूशन हुआ, तो सोल्यूशन तो तभी होगा ना यदि आपने किसी को कमी बताई तो उसने सोल्यूशन दिया ना, तो वही तो बात होगी। अब सोल्यूशन नहीं बताया और हाँ उस बाकी ना, फिर वो क्या होगा, उससे चिढ़ाने लग जाएगा आपको, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, कभी बात होगी ना आपके अंदर ये कमी है, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में यार बढ़ जाएगी, आपको ही टेंशन होगी, और दिमाग पर कभी भी दोस्तों आप खुश रहा करो हमेशा ना, तो ये जोर ना दिया करो, और ओनली ना उसी को बताओ आपकी कमी, वो आपको है ना हमेशा सोल्यूशन देगा। तो कमी उसकी अपनी कमी है ना उसको बतानी चाहिए, जिस पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये मुझको सोल्यूशन देगा इसका, तो उसको है ना। तो कभी भी गलतियाँ करने से मतलब अगर करो, गलती करोगे ना तभी तो सुधरोगे। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट ना यहाँ पर छोड़ दिया था कि कभी आपको क्वेश्चन बने और मैं अगले चैप्टर के अंदर इसको है नस्ते नाबूद कर दूँ। तो दोस्तों अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देख पूरे करके मैं दिखाऊंगा। फूल हमारे सपने पूरे करने की जिम्मेवारी किसने ले ली है, हमारे फूल पत्ती वाले जवानों ने ले ली है, और हमारे शेरनियों ने ले लिया है, शेरनियाँ भी कम नहीं है ना। तो देखो तो ये पॉइंट है ना, ये XYZ तो आपको प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट ना आप जिस कोने पर खड़े हैं ना ओरिजिन, उसके सामने जो कोना है ना वो पॉइंट है, न कि ये YZ प्लेन के अंदर है, ये YZ प्लेन के अंदर नहीं है, ये इसकर मान लो यहाँ पर है, या हाइट पर कुछ हाइट पर है, इस प्रकार से यहाँ पर होगा। अब ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट है OP है ना, ये दीवार का दूसरा कोना है ये आपका, ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट, ये तो 2D है, बोर्ड तो 2D होता है ना, इस पर दिखा नहीं सकते ना ये पॉइंट, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये YZ प्लेन के अंदर, ये इसके अंदर नहीं है, तो जब ये XYZ आया है ना, तो नहीं तो क्या होता, नहीं तो दोस्तों ये होता, देखो Y, और देखो इसके लॉन्ग मैं मान लेता हूँ X पॉइंट है, Y एक्सिस के लॉन्ग Y, Z एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल z, तो XYZ मान लिया, XYZ मान लिया, तभी ये पॉइंट आ गया ना। अब याद रखना दोस्तों XY प्लेन है ना, ये होता है XY प्लेन, ये होता है YZ प्लेन, ZY या YZ प्लेन कोई बात नहीं, एक सा ही है, बात एक ही है, ZY प्लेन, ये होता है XZ प्लेन, चाहे ZX प्लेन के लिए XY प्लेन, बात एक ही होती है, ये है ना। तो याद रखना दोस्तों XY, यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ये हाइट वाला नहीं है, ये मैं XY प्लेन के अंदर कोई पॉइंट दे दे, तो ये पॉइंट बताओ, मैं पॉइंट P मान लेता हूँ, P ये मैं मान लिया कि P पॉइंट है ना, P पॉइंट वो किसके अंदर है, बेसिक पॉइंट क्लियर करो, पॉइंट है वो XY प्लेन के अंदर है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा, याद रखना। अब XY प्लेन है ना, उसके अंदर X या Y की तो कोई वैल्यू होगी क्या, X और Y की तो कुछ वैल्यू मिलेगी, और Z का मान वहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि Z अब ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर क्या होता है, ना तो X का मान होता है, ना Y का, ना Z का, तो तीनों 0 0 होते हैं। अब XY प्लेन होगा तो उसके अंदर Z तो है ही नहीं, तो Z का मान 0 होगा, XY का कुछ मान होगा, तो मैंने XY ये दिखा दिया। आई बात समझे, ऐसे क्यों दिखाया मैंने, यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे ना तो क्या होगा, वो एक तो X होगा एक Y होगा, एक X होगा एक Y होगा, Z हो जाएगा 0। तो आई बात समझे, कभी भी क्वेश्चन के अंदर देगा ये पॉइंट क्लियर कर लो अभी भी, फिर क्वेश्चन के अंदर आएगा ना दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक पॉइंट क्लियर, तो क्योंकि वहाँ पर बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं हो पाते आपके, तो पहले ही क्लियर हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन के अंदर आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कभी वो देगा पॉइंट, कोई पॉइंट है P, वो XY प्लेन के अंदर है, इस प्रकार दे दिया, तो XY प्लेन के अंदर है ना, तो XY और Z का मान वहाँ पर 0 होगा। मतलब कहने का अर्थ है जिस प्लेन के अंदर हो ना वो उसके तो कोई उनका तो कोई मान होगा, जैसे YZ प्लेन के अंदर कह दे, वो पॉइंट कहते हैं YZ प्लेन के अंदर, ये क्या है YZ प्लेन है ये। अब इसके अंदर पॉइंट कह दिया ये वाला, ये P पॉइंट यहाँ पर मान लिया, मान लो क्यों क्या वो पॉइंट मान लो, तो ये पॉइंट क्या हुआ बताओ, ये क्या वो पॉइंट,
ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है, ये क्या होगा, यहाँ पर वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड का तो मान होगा लेकिन एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो और वाई जेड का कुछ मान होगा। तो मैं आपकी मर्जी है, यहाँ पर ए एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब ए और बी मान लो तो सी मानते तो ए बी। तो याद रखना पहले नंबर पर एक्स का मान आता है, दूसरे नंबर वाई का फिर जेड का, पहले पर एक्स का फिर वाई का फिर जेड का, ऐसे एक्स वाई जेड सीक्वेंस के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको सर ये जीरो यहाँ पर ही क्यों लिखा, क्योंकि वाई एक्स यहाँ पर ही आता है लेकिन एक्स का ये तो वाई जेड प्लेन है तो एक्स तो है ही नहीं वहाँ पर जीरो। अब जेड एक्स जेड प्लेन के अंदर कोई पॉइंट मानेंगे तो क्या होगा वो बताओ। अब ये एक्स और जेड का तो मान होगा एक्स का और जेड का तो मान होगा और वाई यहाँ पर जीरो होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो कभी भी जिस प्लेन के अंदर देना पॉइंट है ना उसके अंदर तो वे तो जो पॉइंट होंगे एक्स और वाई के अंदर है तो एक्स वाई का तो कुछ मान होगा और जेड का मान वहाँ पर जीरो होगा। यदि वाई जेड प्लेन कहते तो एक्स का मान जीरो होगा, जेड एक्स देते तो वाई तो है ही नहीं तो वाई का मान जीरो होगा और दोनों के मान होंगे। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर ए बी सी दिखाना चाहो तो यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। तो चाहे एक्स वाई जेड दिखाओ चाहे ए बी सी दिखाओ, हाँ बस यहाँ पर जेड की जगह ना वहाँ पर जीरो लिख देना, वाई जेड प्लेन है तो एक्स की जगह वहाँ पर जीरो, इस प्रकार से। आई बात समझ में। देखो इतना डीप से बता दिया आपको पॉइंट, तो ये पॉइंट ना आपको क्लियर करने चाहिए अभी, उसके क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट नहीं बताए जाते। तो आई बात समझ में। तो एक्स तो कोऑर्डिनेट, अब आती है बात है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, पूरा क्लियर कर लो कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं बताओ, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होते हैं ना। अब कई बार देगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट ये होती है एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड ये एक्सिस है ना, इसको ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। कौन सी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड है ना, इसको यही तो एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, इसी को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, इस पर कौन सा पॉइंट हो गया, इस पर क्या होगा एक्स एक्सिस पर है ना, इस कैपिटल एक्स ये, तो इस पर क्या होगा एक्स पॉइंट होगा और वाई इस पर क्या होगा वाई पॉइंट होगा और जेड एक्सिस है ना उस पर जेड पॉइंट होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये दोस्तों ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं ना उसको ही कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर एक्स पॉइंट है, इस पर वाई मान लिया था, इस पर जेड मान लिया, ठीक है। हुआ एक्स वाई जेड, क्या होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो आगे बात समझ में, कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस देना तो एक्स वाई जेड, उसमें पॉइंट देना कोई भी आपको होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा मानोगे आप एक्स वाई जेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा मानोगे एक्स वाई जेड। आई बात समझ में। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट आपको कहेगा कोऑर्डिनेट लाइन कहे ना, तो कोऑर्डिनेट लाइन कौन कौन सी होगी, इसको एक्स डैश मान लेते हैं, वाई डैश हो गया, जेड डैश हो गया। तो एक्स ओ एक्स जेड क्या लाइन है क्या, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश क्या लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन। जेड ओ जेड डैश क्या लाइन है क्या, जेड ओ जेड डैश लाइन है ना। तो ये क्या होगी, ये लाइन होगी, ये तो लाइन है। तो आई बात में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट लाइन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट लाइन। जो कोऑर्डिनेट है ऑन पी पॉइंट पर, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है किस पर, पी पॉइंट पर बोलेंगे ना कि वाई जेड प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन नहीं बोलेंगे, ये तो किस पर है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये क्लियर होगा। अब देखते हैं बस ये डिस्टेंस, अब थोड़ा डिस्टेंस निकालनी है। 2 पॉइंट दे दिया आपको, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, मान लो ये 1 पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। 3D के अंदर x1 y1 और z1 होगा, ये x2 y2 और z2 होगा। ये पॉइंट दे दिए 3 दोस्तों, 3 पॉइंट है ना, 1 2 दे दिए पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट के बीच की, ये 2 पॉइंट के बीच में यही डिस्टेंस होगी क्या, कोई 2 पॉइंट इनके बीच में यही डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है। अभी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए बी का इस प्रकार से लिख दोगे, है ना। मैंने बताया था कि मान लो ए बी है, ए बी हो गया, ये इस प्रकार से ए बी होगा, यदि वेक्टर के अंदर होना ये पॉइंट,
तो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कर देना। वेक्टर, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना तो वो किसका हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसकी, तो उसकी वैल्यू आ जाती है जैसे ए बी की वैल्यू, तो ये लेंथ आ जाएगी। लेकिन ए बी तो क्या होता है, इसका वेक्टर होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कर दे तो वो लेंथ आ जाती है। तो इसका ये भी बराबरी होते हैं तो ना इस प्रकार से। ये क्या आएगी बताओ, इसमें से ये घटा दो, y2 माइनस y1, सिंपल था। यही 2D के अंदर होता तो जब नहीं होता तो बस z का मान खत्म कर दे, ये आ जाएगा। अब यही यदि x और 1 y2 दे रखे हो तो ये हटा दो, ये हो जाएगा ना, तो ये होगी। तो ये क्या गया, डिस्टेंस आ गई है, ये डिस्टेंस से भी आ गई, समझ में आ गया। डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में सेक्शन फार्मूला वो आप देख लेना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बेसिक वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर ना उसको r मानेंगे, एक्स आई वाई जेड और जेड एक्स। ये क्या आता है दोस्तों, अब कोई भी आपको देना कोई वेक्टर है तो वेक्टर यही मानते हैं या नहीं मानते बताओ, वेक्टर के अंदर पढ़ा था आपने, कोई वेक्टर दे तो यही मानते हैं क्या, ये नहीं मानते। और पोजीशन वेक्टर दे तो, चाहे पोजीशन वेक्टर दे दो, पोजीशन वेक्टर दे दो या वेक्टर कह लो, एक ही बात होती है। ये पोजीशन है ना उनकी, वेक्टर क्या यही होगा। कोई भी यदि कोई वेक्टर प्लेन के अंदर है ना, इसके अंदर कोई वेक्टर कह देना पोजिटिव वेक्टर, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये मान लिया करो, है ना। तो दे दिया कोई भी वेक्टर है या पोजिटिव वेक्टर, तो मैंने बताया था यही मानना आपने, तो यही मान लिया करो। इसको अब मैंने आर दिखा दिया, मैंने क्या दिखा दिया, आर। मैंने कहा था ना आर दिखाना है, तो मैं आर दिखाता हूँ, तो आर दिखा दिया ना मैंने, आर इक्वल टू ये। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बताओ मैंने क्या बताया था, एक्स और जेड का मान है ना ये क्या होते हैं दोस्तों, ये तो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट, या इनको आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये क्या, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो बता था ना ये, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई जेड का मान है ना, उसको कोऑर्डिनेट बोल देंगे, या डायरेक्शन रेशियो है। एक ही होता है क्या, जो आई जे के कोएफिशिएंट है ना, कोई वेक्टर है उसके अंदर आई जे के कोएफिशिएंट है ना, उसको ही बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन वो जो परिभाषा है इसकी, वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में, अभी बताएंगा थोड़ी ही देर में बताएंगा। तो अभी आप कह लीजिए समझ लो एक्स वाई जेड है ना, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आए तो ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये पॉइंट है ना, ये मान लो आर ए पॉइंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप यदि वेक्टर में देखो, ये पॉइंट है ना, इनको वेक्टर में दिखाना चाहो तो इसके साथ आई जे के, इनके साथ आई जे के लगा दो और यहाँ पर कोई वेक्टर लिख दो, ये तो वेक्टर बन गया। और यदि वैसे पॉइंट दिखाना चाहो तो ये पॉइंट होगा। ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो के लो, तो इसमें भी क्या डायरेक्शन रेशियो के लो। मैंने समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, कोई भी पॉइंट दे ना, तो कोई पॉइंट दे दे तो आपको डायरेक्शन रेशियो क्या है, यही तो डायरेक्शन रेशियो है, यही तो डायरेक्शन रेशियो है। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, ये तो कोऑर्डिनेट है। अब इसके मैंने इसके साथ आई जे के लगा दिया, यदि ये पॉइंट है, इसको वेक्टर के अंदर लिखना चाहूँ ना मैं, वेक्टर के अंदर है ना, तो मतलब ये क्या पोजीशन वेक्टर होता ना, ये ऐसे दिखाते थे वेक्टर के अंदर क्या पोजीशन वेक्टर थे, और इसके अंदर ऐसे दिखा देते पोजीशन वेक्टर बन गया, है ना, पोजीशन वेक्टर बन गया। ये बस आई जे के लगा दो वेक्टर के अंदर दिखाना है तो, और वैसे दिखाना है सिंपली तो इस प्रकार से दिखा दो, एक्स वाई जेड लिख दो, कोई ए पॉइंट, ये पॉइंट होगा और ये इसके पोजीशन वेक्टर है। और यदि इसके अंदर दिखाना तो आई जे के लगा दो और यहाँ पर लिखा दो ये वेक्टर, तो ये तो मतलब कहने का क्या है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये वेक्टर के अंदर है, ये सिंपल है। लेकिन ये एक्स वाई जेड हो गए, ये कोऑर्डिनेट होंगे, यदि डायरेक्शन रेशियो कहता है तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो आई बात समझ में। तो ये था पॉइंट। अब देख लो अगला पॉइंट, आगे क्या पॉइंट है, बेसिक पॉइंट होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन आ गई बात। अब डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले एंगल बताओ कोसेटा। अब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ना R1 और R2 दो मानेंगे, बात एक ही है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। इसके अंदर ना क्या दे रखा है, इसके अंदर R1 R2 ना, जो अभी भी माना था, देखो R1 है ना वो x1 कुछ भी मान लेंगे, ABCD, A1 ऊपर मान लेता हूँ ऊपर, उसके अंदर और कुछ मानते थे, इसमें R1 R2 मान लेते हैं प्लेन के अंदर, ऐसे मान लिया जैसे मान लेते हैं इसके अंदर, इसके बुक के अंदर माना हुआ R1 R2 मान लिया। अब ये क्या होगा, इसके अंदर आपकी मर्जी है, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, 1 1 लिख दो। अब इसके अंदर लिख दो A2 J कैप प्लस में B2 J कैप, C2 K कैप। देखो बात वही है वेक्टर वाली, यहाँ पर A1 A2
इसको यहाँ पर क्या मानते थे, यदि ए मानते थे ना तो यहाँ पर A1 A2 A3 लेते थे आप, B2 मानते थे, B मानते थे तो B1 B2 B3 मानते थे। तो यहाँ पर क्या लिखते थे इस प्रकार से, क्या यही था ना, ये था cos थीटा, है ना। अब इसके अंदर मैंने ना इसको और इसको ना R1 R2 लिख दिया, और R1 R2 लिखा ना तो यहाँ पर A1 B2 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिया। बात वही है, चाहे वो लिखो चाहे लिखो ना, तो वेक्टर के अंदर ये मानते हैं इस प्रकार से R1 R2 ये होगा। तो बात एक ही है, बात तो एक ही है, हमने इनसे थोड़ी में लेना है। यहाँ पर R1 R2 कोई दिक्कत नहीं, हमने इनसे थोड़ी लेना है, हमने तो I J के है ना, उनका कोफिशिएंट होना चाहिए कि I का कोफिशिएंट जो होगा, चाहे A1 हो चाहे B हो चाहे C हो चाहे X हो, बात एक ही है ना। हमने तो सॉरी ये क्या लिख दिया, हमने तो I J के कोफिशिएंट्स लेना है। तो R1 का मान ये डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इनका, इन दोनों की नीचे इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे। मैग्नीट्यूड पता ही आपको कैसे करते हैं, इस प्रकार से A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करें ना, आप बताओ इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देता यहाँ पर, एवरी पॉइंट बता रहा हूँ वैसे ही। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगी इनकी बताओ, A1 I कैप प्लस में B1 J कैप C1 K कैप। अभी डॉट प्रोडक्ट करनी किससे, A2 I कैप प्लस में B1 B2 J कैप प्लस में C2 K कैप, ये है। अब डॉट प्रोडक्ट करें तो I के साथ करते हैं, क्यों, I डॉट I क्या होता है 1 प्लस सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, और डिफरेंट की करेंगे तो I के J के साथ करें मान लो तो 0 होगी, तो इसलिए I के साथ करते हैं ना, पता ही होगा। तो वेक्टर के अंदर था, किसके साथ करेंगे होगा, A1 A2 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे B1 B2 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा C1 C2 आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा ना दोस्तों, आएगा ना इस प्रकार से। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से आ जाएगा ना, इस प्रकार से। आगे बात समझ में, ये आ गया इनकी डॉट प्रोडक्ट करते तो। अब दोस्तों बात ये आती है, ये तो होगा एंगल। यदि एंगल पूछे ना, दो वेक्टर या दो लाइन है, कुछ भी दे दे कोई बात नहीं, इनको वेक्टर कह लो तो 2 लाइन कह लो, चाहे वेक्टर कह लो या लाइन कह लो, 2 वेक्टर है उनके बीच में यदि एंगल निकालना हो ना, या 2 पॉइंट दे रखे हैं और तब एंगल निकालना हो तो इस प्रकार से निकल लेगा ना, इस प्रकार से निकल जाएगा। यही फार्मूला होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि 2 पॉइंट देगा तो एक पॉइंट में क्या देगा बताओ, देखो अब ये दे देगा, देखो ये चाहे वेक्टर दे दे तो ये होगा। अब 2 पॉइंट दे ना तो इस प्रकार से देगा, यहाँ पर A1 B1 C1 और B पॉइंट है ना, ये होगा A2 B2 और C2। अब ये बताओ मुझे बात, अरे ये इसी को यदि I J के लगा दिया ना तो ये बन गया, इसके साथ I J के लगा दिया ना, I और J के लगा दिया तो ये बन गया। ये सिंपल है, ये वेक्टर है, बात एक ही होगी। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट, अब ये इसका डायरेक्ट बता रखा है फार्मूला, क्या इसने डायरेक्ट बता दिया फार्मूला। ये फार्मूला क्या डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है, यही है, ये तार मतलब यहाँ पर A पॉइंट ले B पॉइंट यही है। इसको इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना इनके दोस्तों, तो क्या ये आएगा, यही आएगी डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसकी जगह ना ये लिख दूँ, ये वाला, तो आप लिख देता हूँ ये होगा। अब इसका करूँगा ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका कहूँगा ना, इसका इस वाले का, तो इसका क्या हुआ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। आई बात समझ नहीं आई, बोलो एक ये वाला, इसका एक ही वाला फार्मूला बना दिया, एक ये। तो सर क्या करते हैं, मास्टर क्या करते हैं, इन दोनों को रटवाते हैं, ये इसको रटो इसको रटो। अरे बात एक ही है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, पहले निकाल ली, इसके अंदर पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डॉट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड करोगे, इसका मैग्नीट्यूड करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, यही आना है। तो डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर मार देंगे ये, डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर मार देंगे ये। और यदि अब ये है ना, इनको ये ना देना, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, क्या मान लो इसको ये पॉइंट दे देगा, क्या A1 B1 और C1, और ये B पॉइंट क्या दे देगा A2 B2 और C2। अब ये दे दिया, अब ये ना दे के ये दे देना, तो आपने क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि इसको ये लिखो, मतलब 1 नंबर में आ गया ना, 1 नंबर में आ गया 4 ऑप्शन वाले में, तो आपको ये नहीं कि इनसे ये बनाओ और फिर इस प्रकार से इस लंबी प्रोसेस से करो। 1 नंबर में आता ना तो डायरेक्ट करना है ना, और वैसे भी डायरेक्ट करना क्या, जैसे अब ये पॉइंट दे देना A1 A2, तो आपको पता ही है
ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, और नीचे आना हमेशा ही क्या होगा, इसका करेंगे तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का, यदि इसका करेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे तो a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा ना। तब ये करने की क्या जरूरत है। अब इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या होगा डॉट प्रोडक्ट इनकी, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब होगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, और बीच में ला देंगे प्लस का निशान, ऐसे है। तो अब ये पॉइंट ये ना देके ये दे दिया, इसका मतलब आई जे के लगा देंगे, इसका मतलब आई जे के लगा देंगे, समझ गए, दिमाग में बढ़ा दिया आई जे के है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट, और ये पॉइंट दे रखा है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट ये लिख दी प्लस का निशान, इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी डॉट प्रोडक्ट, समझ गए। ये आ गया, नीचे क्या होगा, ओनली इसका a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर यहाँ पर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर यहाँ पर, ऊपर रूट ये लगा देंगे, इसी से डायरेक्ट लिख देना ये, और क्या होगा हमारा एंगल आएगा। बहुत फास्ट करा करो, बहुत फास्ट, घबराया ना करो किसी चीज से भी, ऐसा दे क्या घबराना है यार, जो सब कुछ पॉइंट ही क्लियर है हमारे, डरने की क्या है ना। उसको मतलब कोई टेस्ट हो ना, कुछ भी पेपर हो टेस्ट हो ना, उस पर आप भारी पढ़ा करो, ना कि पेपर को आप पर भारी पढ़ने दिया करो। क्यों, यदि आप ऐसे नहीं सोचोगे ना मुझसे नहीं आता, तो आपको होगा नहीं वो, आप भारी मुझे तो आता है ना, तो नहीं आएगा ना तो भी आपको आ जाएगा। क्यों आएगा, रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस। क्यों, मतलब आपको पता ही आता है आपको, और लेकिन वो असली में आता है आपको, और वो पॉइंट क्लियर है आपके, यदि आप पढ़ोगे ना उसको पॉइंट टू पॉइंट, और कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे आता है, तो वो पॉइंट आपको क्लियर है, तो आप पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे, और उसको फिर आप कर दोगे, क्योंकि आपको तो पॉइंट थे क्लियर। और यदि आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ना, नहीं आता, तो वो आएगा नहीं आपको। आप क्या करोगे, हाँ पेपर ये तो मुझे आता नहीं, छोड़ देंगे इसको, पढ़े भी ना छोड़ देंगे, पॉइंट आपके क्लियर है हो जाता, लेकिन आपको समझना नहीं है। तो याद रखना, कॉन्फिडेंस में पेपर दिया करो। मैंने कहा था ना, यदि आपको सीखना ना किसी कोई भी पॉइंट है, तो ऐसा सीखा करो कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन पेपर दो ना तो ऐसा सोचा करो कि मुझे सब कुछ आता है। तो यही तुम्हारा राज है शिक्षा का। तो देखो दोस्तों, अब ये बात होगी, इस प्रकार से ये हो गया, तो बात एक ही होगी ये, है ना। अब बात आती है क्या, एक और पॉइंट यहीं फिर बता देता हूँ, सभी पॉइंट आपके यहाँ पर। यदि मान लो बहन, अब कंडीशन देखो, अब थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा 0 है, थीटा 0, मतलब क्या देता हूँ, दो वेक्टर दे दिए, कोई भी दो वेक्टर, ये परपेंडिकुलर आपस में, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी बताओ, a1 डॉट b1 डॉट = वेक्टर के अंदर पढ़ा था क्या, यही थी कंडीशन। दो वेक्टर यदि कभी भी डॉट मतलब परपेंडिकुलर आपस में थीटा 0 है, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। अब इसके अंदर क्या दे दिया, r1 r2 दे दिया, तो मैंने क्या बताया था, ओनली ना पे इनसे मतलब नहीं है, मैं r1 r2 मानते। हमारा पॉइंट क्या है, यदि परपेंडिकुलर ना दो वेक्टर, तो वैसा इन डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो चाहे यहाँ पर कुछ भी मानो, वही ए बी मानो, चाहे a1 a2 मानो, चाहे x y मानो, चाहे गधा गधी मानो, कुछ भी मानो, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे गधा गधी की, है ना। तो इस प्रकार से तो आई बात समझ में, नहीं आई, तो आगे बात समझ में। और ये भी देखो यार, अब इसका मतलब क्या होगा, कोस 90 0, कोस थीटा, अरे कोस थीटा कितना होगा 90, r1 का r2 हो जाएगा इस प्रकार से, r1 का मैग्नीट्यूड इसका। अब ये 0, कोस 90 डिग्री कितना होगा 0, इसकी जगह लिख दिया 0। अब ये चला जाएगा यहाँ पर 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0, क्या आएगी, इसका मतलब क्या आ गया 0 होगा, ये डॉट प्रोडक्ट 0। अब इसी को क्या बना दिया, इसी के अंदर एक फॉर्मूला बना रखा, क्या बस कुछ भी नहीं है, अरे इसकी डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले ही कर दी, तो ये आ गई, हमने पता क्या होती है इसकी डॉट प्रोडक्ट, बताओ क्या होती है इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी डॉट, इसकी डॉट, इसकी डॉट, इनकी डॉट होती है प्लस में बीच में प्लस के साथ, ये आती है ना इसकी डॉट, ये भी की है ना इसकी डॉट प्रोडक्ट ये आती है। तो मतलब यदि यही 0 है, ये इसका मान ये है, यही 0 है, तो इसका मान भी 0 होगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। ये बोलो, इस मतलब बात है कि ये चाहे लिखो बात है कि है, लेकिन इसको भी दो फार्मूले बना दिए, फार्मूले तो है ही क्यों नहीं, बस इनकी डॉट प्रोडक्ट 0। दो वेक्टर है ना, मतलब कहने का क्या, दो वेक्टर परपेंडिकुलर गए तो उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों डॉट प्रोडक्ट 0। ऐसे कह दे कि एक तो एक वेक्टर है, और एक इन दोनों और बी और सी ना उनका सम है जोड़। एक तो कहते ए वेक्टर है ना, और एक है ना बी और सी है ना, दो वेक्टर है उनका सम है ना, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो फिर क्या करोगे, एक तो ये इन दोनों जोड़ देंगे, सम कर दिया, ये कह रहा है इसकी और एर बी और सी वेक्टर है ना, बी और सी, एक और मान लो जेड और मान लो, और एक और मान लो क्या और मान लो क्या वेक्टर होगा, ये होगा। और यहाँ पर मान लो ए वेक्टर जेड वेक्टर, ये मान लो इस प्रकार से। वो कह रहा है कि ए और जेड है ना, उनका सम
ए और बी, ए और जेड वेक्टर है ना, उनका सम, और बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, क्या वेक्टर है ना, उनका सम, उनका भी सम, उन वेक्टरों का भी सम है ना, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। अरे उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 तो हमने कुछ नहीं करना, चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 ना, तो गधा एक घोड़ा है ना, है तो कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल मतलब परपेंडिकुलर आपस में, तो डॉट प्रोडक्ट 0 लिख देना। तो इसी मतलब कहना कहता है चाहे कुछ भी दे, सम दे दे इनका ए प्लस जेड का, इनका सम दे दे, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 करनी है, तो यहाँ पर डॉट लगाओ, इस प्रकार लगा देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहला ए प्लस जेड निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लेंगे, फॉर्म में क्या आना है, इस आई जेड की फॉर्म में आना है, डॉट प्रोडक्ट कर दो और 0 लिख दो, और 0 आएगी तो प्रूफ हो जाएगा। और यदि लेमडा जेड का लेमडा का मान निकालना ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे, 0 लिख देंगे बराबर में पहले ही, लेमडा का मान, जेड का मान, क्यू का मान। कितने क्वेश्चन देगा, क्या देता है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं होते, वैसे घबरा जाते हो, पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके। तो देखो याद रखना, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर, है, दो वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, लाइन के अकॉर्डिंग होते हैं, बताया था ना। तो चाहे दो लाइन है, एक लाइन ये लाइन ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल है, दो लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इसको मान ले, है ना, इस प्रकार से। अब इस पर पॉइंट क्या मानेंगे, ये मान लेंगे, ये पॉइंट, ये इसके ये पॉइंट, तो ऐसे कहते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर है या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, या इसको याद रखना a1 a2 b1 b2, बस यही याद रखना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, टाइम मार लो, समझ भी लो, सभी काम रगड़ दा करो, बस उनको घोट दिया करो दिमाग के अंदर, रट्टा मार के समझ के सारा दा, है ना, समझ के मार दो, रट्टा कुछ भी नहीं है। तो आई बस में, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये था कि यदि पैरेलल है, तो याद रखना दोस्तों, पैरेलल है ना तो थीटा 90 0, यदि परपेंडिकुलर है तो थीटा 0, परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री, और यदि पैरेलल का है ना तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 है ना, थीटा 0, तो cos थीटा क्या होगा, ये याद रखने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो तुम, बस इसके बटे में ये लिख दो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, बस यह कंडीशन होगी। लेमडा का मान पूछेगा इसके अंदर, यहाँ पर एक लेमडा का मान दे देगा, यहाँ पर इस प्रकार से पूछ लेगा लेमडा का मान निकालो, तो बस लेमडा का मान कैसे निकलेगा, तो इसकी जगह लेमडा आ जाएगा। अब ये और ये बराबर आएगी, चाहे इसके साथ कंपेयरिंग कर लो, चाहे इसकी मर्जी आप किसके साथ कंपेयरिंग कर लो, लेमडा का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बस ये क्वेश्चन था, ये पूछ लेगा, है ना। लेमडा पूछ लेगा, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब 90 डिग्री है, या डॉट प्रोडक्ट 0 दे देगा, पूछ लेगा कितने क्वेश्चन, क्या पूछेगा, एंगल पूछ लेगा, एंगल बता देंगे, दो वेक्टर तो क्या रहेगा, cos थीटा इक्वल टू r1 r2 बटे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या दिक्कत है, पैरेलल है तो क्या हुआ, a1 a2, बस दो वेक्टर मिलेंगे, कुछ याद भी नहीं करना, दो वेक्टर मिलेंगे, इसके बटे में ये आई वाले के बटे में दोनों दो वेक्टर ना, इसका आई के बटे में इसके आई लिख दो, इसका जे है, इसका जे, इसका के उसके कोफिशिएंट लिख दो, कहीं आई जे के लिख दो ना, है ना। तो इस प्रकार से आई बात समझे, पॉइंट क्लियर, मिटो दूं, ठीक है। अब बात आती है कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। एक तो कोसाइन ऑफ एंगल, मैंने कहा था कोसाइन ऑफ एंगल है ना, वो तो यही होगा cos थीटा, है ना, अभी भी समझाया r1 r2 वाला, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड यही था, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अब इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये पॉइंट फर्क होता है, मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूँ ना, वो डायरेक्शन लगा दी, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, देख लो, एक बिना डायरेक्शन रेशियो, वैसे तो आपको डायरेक्शन रेशियो का पता ही है क्या होते हैं, एक्स वाई जेड आई जे के कोफिशिएंट है ना, वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, लेकिन परिभाषा क्या होती है इसकी, दिखा देता हूँ, परिभाषा ये होती है, देखो ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का ना डिनोट करते हैं किससे, नोट्स बना लेना साथ साथ में भाई, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा आपकी बार, LMN याद रखना, डायरेक्शन रेशियो ना उसको LMN से नोट करते हैं, तो याद रखना LY, और डायरेक्शन रेशियो ना इसको मान लो A और B से नोट करते हैं, आई बात समझ में, इसको तो डायरेक्शन कोसाइन है उसको LMN होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो है उसको ABC नोट करते हैं, तो L/A M/B N/C, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ABC, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, तो ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, एक दूसरे प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्शन रेशियो है ना वो है नंबर होते हैं, वह नंबर ही होते हैं, मान लो 1 2 3, मान लो 1 2 3 ये डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या नंबर ही है, संख्या, ये संख्या, डायरेक्शन रेशियो ऐसे नंबर होते हैं
जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। आई बस में डायरेक्शन कोसाइन है ना उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके नीचे जो नीचे वाई पाएगा ना ये ठीक है डायरेक्शन रेशियो हो गए। आई बात समझ में या नहीं आई। डायरेक्शन रेशियो वे नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन रेशियो वह संख्या होती है जो डायरेक्शन कोसाइन है ना उसका तला पाई जाती है, नीचे पाई जाती है ना, इन द है ना प्रोपोर्शनल पाई जाती है मैथ की भाषा में। आई भाषा में है तो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। आई भाषा में डायरेक्शन कोसाइन ये होती है, मतलब इंग्लिश के अंदर बना लेना यार, क्या क्या कहोगे, डायरेक्शन रेशियो है ना और विच नंबर, डायरेक्शन रेशियो और विच नंबर क्या होते जो विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो और नंबर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, इस प्रकार से है ना। तो हमने कुछ लेना देना नहीं, बस ये पता होना चाहिए है ना, और वैसे भी आपको पता ही है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन रेशियो तो पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम पता ही दिखा देंगे, छूट देंगे। क्या क्या होता था डायरेक्शन कोसाइन का बताओ। डायरेक्शन कोसाइन दोस्तों दो प्रकार से पूछता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बताया था मैंने। फर्स्ट टाइप थी दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्या थी, फर्स्ट टाइप थी एंगल देकर। एंगल देकर, एंगल कैसे, अल्फा बीटा गामा दे रखा था ना एंगल, अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से लिखते वैसे इसको, एक अल्फा एक बीटा गामा था, तो एल एम और एन, इसका मान क्या होगा, कोस अल्फा कोस गामा कोस डेल्टा, ये हो गया। इस प्रकार से दे दिया है ना, होगा इस प्रकार से। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा एल एम एन। तो याद रखना एक तो टाइप होगा ये डायरेक्शन कोसाइन दो प्रकार से पूछता है पेपर के अंदर है ना, हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, और ना बीच में जाते हैं इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन के अंदर और कोशिटा लगा देते हैं कहीं ऐसे। हमारे हर एक पॉइंट हर एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, हमारी डेफिनेशन पॉइंट क्लियर ना, तो कोई भी मैच उठा लो आप कर दोगे, नस्ता नाबूद कर दोगे। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे दो टाइप से पूछता है। पहला टाइप क्या है, एंगल देकर, अल्फा बीटा गामा दो तीन एंगल दे रखे हैं और पता ही को एल एम एन से दिखाते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। तो एल इजकल टू कोस अल्फा, एम इजकल टू कोस गामा, एन इजकल टू कोस गामा। इस प्रकार से मान ले कि ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। अब 45 पुट कर दो यहाँ पर, तो कोस 45 क्या पुट कर दो, कोस 45, यहाँ पर कोस 135, यहाँ पर कोस 90 डिग्री। तो कोस 45 का मान कितना होता है, ये 45 135 और 90। कोस 45 का मान कितना होता बताओ, 1/√2। अरे ये तो 0 30 45 60 90 इनका मान तो याद कर लोगे ना। अरे कोस 180 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये तो 1/2 होगा। और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है बताओ, 1 होता है क्या, नहीं 0 होता है, तो 0 होगा। अब कोस 135 कैसे निकालोगे बताओ। अब कोस 135 की मान तो आप कहोगे सर मैंने हमें तो वैल्यू याद ही नहीं। अरे कोस 135 है ना, अब कोस 135, अब 135 कैसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 90 में मैं 45 जोड़ देता हूँ, चाहे ऐसे लिख लो, 90 में 145 जोड़ देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था चाहे तो 90 है ये 270 है, 90 है 270 है ना, तो साइन चेंज होगा। कोस का साइन है, साइन का कोस में, टेंजेंट का कोट में, कोट का टेंजेंट में, सेकंड का कोसेकेंड में, कोसेकेंड का सेकंड में है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर 180 या 360 आते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अब 90 का साइन चेंज होगा, क्या होगा, कोस से क्या हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये लग जाता थीटा एंगल। ये 90 नहीं लेके लगता, ये लगाता है 45 का। 90 का कारण क्या हो गया, कोस का साइन बन गया, और ये 45 थीटा था वो लिख दिया यहाँ पर, ऐसे था। अब फिर क्या आता है, फिर साइन, दो ही पॉइंट देखते हैं हमेशा कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। अरे कोस साइन के अंदर चेंज होगा, कोस किसके अंदर चेंज होगा, चेंजिंग नहीं होगी। बस यहाँ पर 90 270 दिखे ना, तो चेंज कर दो। पता है साइन का कोस में होता है, कोस का साइन में होता है, टेंजेंट का कोट का सेकंड में, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर 180 या 360 दिखे ना, 180 या 360 दिखे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या लगाते हैं, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं। फर्स्ट भाई साहब कौन सा क्वाड्रेंट है, और 90 है 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270
तीसरा क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ 90 में पता कैसे लगाएंगे, 90 से फालतू कौन सा है, 90 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 90 में प्लस जोड़ है ना, 90 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया। अब बताओ 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट, तो 90 से कुछ ज़्यादा होगा, कुछ भी ज़्यादा होगा ना, तो कूद गया वो किसके कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, जब मार गया, जब मारा किसी के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पता ही है आल स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट साइंस एस, स्कूल स्कूल मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव और भी नेगेटिव, लेकिन कोस आ गया, कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगाओ भाई साहब, नेगेटिव लगा दिया तो साइन पिनता है, इसका मान कितना होता है 1/√2, लेकिन नेगेटिव, तो ठीक है जी, तो ये आ गया, तो बोलो आ गया ना बात समझ में। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन करा दिया, इस पर एंगल देकर इस प्रकार से हो जाएगा, लिख लिया एंगल देकर, यहाँ पर लिख लिया ना एंगल, एंगल देकर टाइप 2 हो जाएगा दोस्तों, कितना टाइप 2, टाइप 2 क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, एक पॉइंट एक वेक्टर दे देगा, कुछ भी, ये तो पढ़ा ही था आपने। एक कोई वेक्टर दे देगा, कुछ भी ले ले, पॉइंट एक वेक्टर ले ले, और कोई ले ले, चलो यही मान लेता हूँ, A1 A2 इस प्रकार से वेक्टर दे देगा। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे ए कैप, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड नीचे इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, आ जाएगा। और उसके अंदर आई जे के कोएफिशिएंट है ना, वही क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, वेक्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कर लोगे वहाँ से, तो वहाँ से कर लेना। वैसे ये तो, लेकिन वैसे क्या होता है देखो, ये चाहे पॉइंट यहाँ पर मैं ABC लिख दूँ, या आपने लिखा कि यहाँ पर R मान लो, चलो मैं पूरा कराता हूँ, देखो इसको I वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर मान लिया, ये R वेक्टर है। अब इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो को साइन निकालना है, इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो मैंने एक बात बताई थी, इसके अंदर जो पॉइंट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट को पॉइंट होगा, इसको ऐसे लिख लो, चाहे आई जे के लगा दो, एक ही बात है। तो ये ABC, तो ये ABC ही रहेगा ना, और इन्हीं का यूज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, आर में का मैग्नीट्यूड करेंगे, वो क्या होगा, ये तो सेम ही होंगे, क्या होगा, आर वेक्टर कैप होगा ना, यूनिट वेक्टर, तो इसका आर वेक्टर यहाँ पर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, आर वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का स्केयर, बी का स्केयर और सी का स्केयर, 2 है ये हो जाएगा। अब इसको इसके नीचे लिख दो, अब डायरेक्शन को साइन क्या होगा, इसको इसके नीचे लिख दो, ए के नीचे, तो क्या होगा डायरेक्शन को साइन, ए बटे में क्या होगा, ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर होगा। और अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, बी बटे में क्या होगा इसी प्रकार से, और सी बटे में क्या होगा इसी प्रकार से, ये सेम ही आएगा, यही वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ये वर्ड। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शन को साइन आगे, तो डायरेक्शन साइन के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, तो इस प्रकार से है ना। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब ये इसको ना देते, ये पॉइंट देते, अब जिससे ना आई जे के नहीं लगाना, आपने आई जे के नहीं लगाना, फिर आपको आई जे के ये करने की जरूरत नहीं है, तो पता ही आपको, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपको पता है ये पॉइंट तो ना डायरेक्ट आते हैं, ये पॉइंट तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं ना, आते ना डायरेक्ट, ये लास्ट के अंदर आए थे ना ABC, मतलब आई जे के कोएफिशिएंट ना, आई के नीचे क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड, पूरे का मैग्नीट्यूड, इसका पूरा मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, इसका स्केयर ये आएगा, तो आए थे ना ये, तो डायरेक्ट लिख दो ना, ये पॉइंट है तो बस इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लिख देना, इसके नीचे क्या होगा, बस इनका मैग्नीट्यूड कर दो, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कर दो, ये तो क्या होता है डायरेक्शन को साइन होता है, इस पॉइंट से डायरेक्ट निकालना। और ये क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्शन रेशियो पूछे, और डायरेक्शन रेशियो ABC ये तो डायरेक्शन रेशियो है हमारा, डायरेक्शन रेशियो पूछे तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ABC दे रखा पॉइंट की डायरेक्शन रेशियो बताओ, अरे ABC डायरेक्शन रेशियो होते हैं यार भाई साहब, और डायरेक्शन रेशियो ना, ये क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, और ये क्या होते हैं, पूरा क्या होगा, ये क्या होता है, पूरा क्या है, ये पूरा A/रूट वाले में, B/रूट वाले में, C/रूट वाले में, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे डायरेक्शन को साइन है। तो दो तरीके से, एक एंगल देकर, एक इस प्रकार से देकर, ये चाहे पॉइंट दे दे,
चाहे वो दे दे तो बात एक ही है। इसका आई जे के लगा देना, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट एक नंबर में है ना, बस ये देखना आपने, कुछ नहीं करना, बस आई जे के कोफिशिएंट ना हो तो सेम है ऑप्शन के अंदर, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ये आएगा, एक भी इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, यही तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बात समझ में आ गया? क्या हुआ, कोई पॉइंट दे दिया या तो कोई पॉइंट दे दिया या आपको ये दे दिया, इस प्रकार से लिख दिया, बोलो ए बी, पॉइंट क्लियर करो, पॉइंट क्लियर, आज पॉइंट ही क्लियर करना आया हूँ। तो ये एक भी वेक्टर दे दिया इस प्रकार से, चाहे ये दे दे चाहे दे दे, इसका मतलब आई जे के कोएफिशिएंट ए बी सी है, या यहाँ पर बिना इसके लिख दिया, तो बस कुछ नहीं करना। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बस इसका ये तो ऊपर नुकन आएंगे ऐसे डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, बस इसके कुछ नहीं देखना, बस ये तो सेम है ना, ये बस सेम यहाँ पर लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पता है आपको, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस इसके नीचे ना ये लिख दो, बस इन दोनों सभी के नीचे, चाहे इसके नीचे लिख कर फिर अलग करो। तो एक एक नंबर में ये तो करना होता है नहीं, बस ए बी सी ना इसके नीचे ये लिख दो। आई बात समझे, डायरेक्शन कोसाइन की बात ये होती है सर। दो प्रकार से क्वेश्चन बता दिए, दो प्रकार से पूछ सकता है आपको, डायरेक्शन कोसाइन और फिर लाइन बता दिया। हाँ एक रिलेशन होती है इनके बीच में, डायरेक्शन कोसाइन है ना एल एम एन, उनके बीच में एक रिलेशन होती है। रिलेशन क्या होती है दोस्तों, रिलेशन से क्वेश्चन निकल सकता है, कई बार पॉइंट पूछ सकता है। तो एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। रीजन का आपको कुछ करना है नहीं, रीजन का। अब एल का मान क्या था, कोस स्क्वायर अल्फा था, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, क्या कोस स्क्वायर गामा में लिख सकता हूँ ना इसको, इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको साइन में चेंज करना चाहे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में 1 माइनस का क्या हुआ, साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 2 और 3, तो 3 माइनस ले लिया कॉमन इनमें से, तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको इस साइड ले गए और इसको इस साइड ले आए, तो इसको इस साइड ले आए तो बराबर 3 था, माइनस का 1 इक्वल टू 2 हो, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, कोस साइन स्क्वायर गामा पूछे ना एक नंबर के अंदर, तो यार 2 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ये रिलेशन होती है। कभी पूछ ले तो कभी भविष्य के अंदर, है ना, तो ये होगा। कोसाइन निकालना आ गया, एंगल मेरा पट गया, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, 2 पॉइंट दे दे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, पी पॉइंट मान लो कुछ भी ले लो, पी पॉइंट और एक क्या पॉइंट, 2 पॉइंट दे दे दोस्तों कोई भी। वैसे तो इसके अंदर देगा ना आपको, ये 2 पॉइंट दे दिए इस प्रकार से, पहले निकाला हुआ, ए पॉइंट दे दिया x1 y1 और z1, और ये दे दिया x2 y2 और z2, 2 पॉइंट दे दिए दोस्तों, चाहिए इस प्रकार से ले लो। अब ये निकालना, डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसका, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर याद रखो यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब यूनिट वेक्टर गया, प्लेन आ गया ना, प्लेन आ गया ना, प्लेन आ गया, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट निकाले ना, तो आपने याद रखना डायरेक्शन कोसाइन के लिए ओनली डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन रेशियो कैसे, अच्छा मान लो ये है डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो आपने क्या करना, ओनली जो डायरेक्शन रेशियो है ना ये रे, इनका मैग्नीट्यूड कर दो, इसके अंदर इसका एक इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। अब इसको इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, तो है क्या है, डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। अब डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका निकालो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इनको रूट लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख दो, सभी के नीचे लिख दिया। लिखने के बाद वो क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, बात खत्म। तो याद रखना डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। चाहे वेक्टर के अंदर देख लो, उसके अंदर भी यही पॉइंट था, बस समझने की दिक्कत है। उसके जो पर्दा ना, उसके पीछे का हमने उसका कंसेप्ट समझना चाहिए। तो पीछे का कंसेप्ट ये था, डायरेक्शन रेशियो था कि डायरेक्शन रेशियो ना ये पॉइंट है, बस इनके पॉइंट का स्क्वायर करके रूट करके इनके नीचे लिख देते हैं, घुसा देते हैं इनके नीचे, बट्टे में लिख देते हैं, तो वही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होता है। बोलो यही पॉइंट था, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। मैं हमेशा ही ना मैथ को भी पढ़ता हूँ ना, तो मैं इसी प्रकार से पढ़ता हूँ, हमेशा ही पढ़ता हूँ ना, कभी मेरी आदत रही है ना इस प्रकार से, साला ये चीज़ क्या दे रखी है इसके नीचे, इसके ये घुसा रहा है, ये तो उसी का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, कभी तो यूनिट वेक्टर निकाल के पूछ रहा है, कभी तो डायरेक्शन रेशियो करके निकल पूछ रहा है। साला दिमाग का दही कर दिया यार, ये तो है ही तो कुछ भी नहीं, ये पॉइंट है बस, उनका मैग्नीट्यूड करके इनके नीचे तो लिख रहा है,
तो डायरेक्शन रेशियो दे तो यूनिट वेक्टर निकाल के निकालो। यूनिट वेक्टर तो यही होता है। अब ये है, अब यूनिट वेक्टर पूछे, अब यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इस आई ए बी जी ना डायरेक्शन रेशियो, उसको बस इसके आर में लिख देता, इसका आई लगा दिया, ऐसा ये जे लगा दिया और ये सी लगा दिया। फिर यूनिट वेक्टर पूछता है, पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए। तो वो क्या होगा दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड ये निकलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही आएगा, और इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। और फिर क्या होगा, आई जे कोएफिशिएंट है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन। साला ये भी बात एक ही है, तो इसको हटाओ ना, क्या करना है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट करो ना, चाहे आई जे के लिखो, उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखो, उनके नीचे लिखो दो, ये तो आ जाएगा। बस आई जे के नहीं लेना है ना। अब डायरेक्शन रेशियो, तो अब बस ये याद रख लो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो याद रखना। अब देखो तो 2 पॉइंट देगा, तो वो कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो या ऐसे कह दे, ऑप्शन के अंदर दे क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ऐसा ही दे सकता क्वेश्चन की डायरेक्शन रेशियो निकालो। 2 पॉइंट दे दिए दोस्तों, x1 y1 z1, x2 y2 z2, p मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2 पॉइंट है ना। इनके बीच का डायरेक्शन रेशियो पूछ ले, ऐसे निकालना, या डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, चाहे डायरेक्शन कोसाइन पूछे चाहे डायरेक्शन रेशियो पूछे, डायरेक्शन रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है ना, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, कुछ नहीं, इसमें से घटा देंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, कुछ भी नहीं होता, इसमें से ये हो गए 3 पॉइंट आ गए। ये 3 ही पॉइंट क्या होते हैं, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये तो डायरेक्शन रेशियो होता है। अब डायरेक्शन रेशियो आ गए, अब ये मान होता है। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बस इनका मैग्नीट्यूड कर दिया, इनके नीचे लिख दिया इसके, है ना। क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 स्केयर, कितना बड़ा, y2 - y1 का स्केयर, z2 का, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर अपने आप समझ में आएगा। कैसे, एक क्वेश्चन कराऊं क्या, इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो पहला एग्जांपल आप कर लो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखना, पहले देखो, पहला क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। उसने डायरेक्शन रेशियो पहले दे दिया, क्या दे रखे भाई साहब, ये 6 माइनस का 2 और माइनस का 3, ये क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे दिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ, देखो इसको क्लियर कराता हूँ कंसेप्ट को ही। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, 6 - 2 और 3 क्या डायरेक्शन रेशियो दे दिए। अब पूछा क्या इसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर देखो कि डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए 1 नंबर में आता है क्वेश्चन डायरेक्ट का, इसलिए डायरेक्ट समझाता हूँ, कुछ नहीं आता, 4 नंबर में नहीं आएगा। एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है प्लेन के अंदर, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आना प्लेन के अंदर से, 1 नंबर का और एक आएगा 6 नंबर का, तो टोटल होगा 7 नंबर का। तो आई तो वेक्टर के अंदर दोस्तों, सॉरी प्लेन के अंदर ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके अंदर 7 नंबर का टोटल चैप्टर आता है, एक 6 नंबर का, एक 1 नंबर का। ये ना एक क्वेश्चन तो इसके अंदर फिक्स है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर मतलब पूरा फ्यूचर ना 20 साल से एक क्वेश्चन आता है बीच में, क्या डायरेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो प्लेन के अंदर, 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। मैं बता दूंगा, चाहे ये पॉइंट करके ना बस ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लो, मतलब किसी ना मतलब दिमाग कमजोर है ना दोस्तों, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, दिमाग कमजोर है, जिसका सही है उसको तो नॉलेज लेनी है तो सारा करना पड़ेगा। और इसको ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं करना, तो ओनली ना वो छोड़ कर जा सकता हो। बस एक ही क्लास के अंदर आ जाना, कब, जब मैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कराऊँ तब, शॉर्टेंट डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर ये कराऊँ ना, इसका एक फार्मूला होता है, बस वो वाला फार्मूला ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, SD का A2 - A1 निकाल लेंगे, 2 वेक्टर मिलेगा, डॉट और B1 क्रॉस B2 निकालना आता है, ये हुआ। और नीचे क्या हो जाएगा, ओनली इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो इसी पर 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। तो बस एक तो ये पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक नंबर में तो ये पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन, जो वेक्टर के अंदर किया ना वही यूनिट वेक्टर निकालना आता है, किसी डायरेक्शन दे देगा, है ना, या शॉर्टेस्ट या ये डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में पूछ लेगा। और 6 नंबर में क्या पूछेगा, 7 नंबर टोटल काम आना है, 1 नंबर में पता चलेगा, ये पूछेगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, या कुछ इक्वेशन पूछ लेगा लाइन की, वो मैं बता दूंगा, सिंपल बता दिए, वो मैं बता दूंगा, सिंपल कर लेना। लास्ट के अंदर जब रिवीजन कराऊंगा ना
तब आ जाएगा वो चीज़ कि हाँ 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। और 6 नंबर में बस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा, हमेशा ही आता जब कब होनी थी उसके अंदर। बिहानी बोर्ड कब बना था बताओ? बिहानी बोर्ड बना था ना, जब से कब बना था? 59 में बना था। कितना बना था? 59 में उसमें बना था ना ये बिहानी बोर्ड। तब से ये क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। A1 A2 दे देगा, B1 B2 दे देगा, ये निकालना। अब A2 में से A1 घटाना आता है आपको, बताओ? A2 में से A1 घटाना आता है, वेक्टर देगा ये, जैसे A2 वेक्टर दे दिया, ये आई जे के पूछ देगा, ये आई जे के में पूछेगा, ये तो घटाना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है आपको, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड करना आता है इस प्रकार से। तो ये वे मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। और ये तो उसके पीछे लिख देंगे यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस तो यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ही होती है ना। एरिया की स्क्वायर यूनिट और क्यूब की क्यूबिक यूनिट, है ना। इस प्रकार से लगा दें। ये शॉर्टेस्ट, ये 6 नंबर में तो फिक्स आता है। जब से बना है ना बिहानी बोर्ड आपका, तभी से क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है हमेशा ही 6 नंबर में। ये 1 नंबर में सिंपल जो आप अब तक किया आपने, आज मैंने जो बेसिक बता रहा हूँ उसी पर आ जाएगा। ले आपका 7 नंबर पक्के हो गए, बस ये फलाना फार्मूला। लेकिन आपने और इसके अथवा में आता है एक क्वेश्चन, उसके लिए हम जंग लड़ेंगे अगली। और बेसिक पॉइंट जब आप कहोगे तो मैं बस ओनली वो करा दूंगा। लेकिन जिसने पढ़ना है, काम करना है, तो पूरा चैप्टर करे, है ना। तो आपने तो पूरे नंबर लेने। और जिसने ऐसा लगता है सर मुझसे नहीं होगा, मुझे पास होना है, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कर देना, सर मुझे पास जो होना ना बस ओनली वही बता दो, तो मैं वही कर सकता दूंगा। मैं ओनली आपको 25 से 30 क्वेश्चन बता दूंगा। ओनली 25 से 30 क्वेश्चन कर लेना, उसी के अंदर आपसे पूरा ही पेपर आ जाएगा। ओनली मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ 70% 80% ना आपका वो क्लियर हो जाएगा। 80% इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पेपर रिपीट होता है। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर के पॉइंट बता दीजिए। 7 नंबर प्लेन हो गया खत्म। वेक्टर के अंदर क्या होता है? वेक्टर के अंदर एक नंबर का, एक 4 नंबर का आता है। 1 नंबर के सिंपल है, यूनिट वेक्टर निकालो, कोसाइन निकालो, साइन वो निकालो, इस प्रकार से यूनिट वेक्टर निकालो। और 4 नंबर में क्या था? वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइड दे दे। 4 नंबर में क्या आएगा क्वेश्चन? अब टेस्ट देखना ना, देखो गारंटी देता हूँ, जो टेस्ट है ना, टेस्ट के अंदर से क्वेश्चन है। जो आपको यदि टेस्ट के अंदर पूरा नंबर ले लिया ना, तो समझ लो आपका वेक्टर पूरा है। वेक्टर के अंदर ना बस क्या पूछेगा? एरिया ट्रायंगल पूछ लेगा, ABC पॉइंट दे देगा उसके, है ना, या पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लेगा, साइड दे देगा, एडजेसेंट साइड दे देगा, डायगोनल दे देगा, या एरिया पैरेललोपाइप पूछ लेगा, यदि कोप्लेनर दे देगा। ये इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये पूछता है हर बार। क्या है? कुछ है क्वेश्चन? यूनिट वेक्टर पूछ लेगा, परपेंडिकुलर है A और B के, या AB प्लस में A माइनस B के, बताओ। टेस्ट के अंदर यही दे रहा है। टेस्ट देखोगे ना आप, टेस्ट के अंदर, अब टेस्ट के अंदर यही है। और यही क्वेश्चन मैंने ना टेस्ट के अंदर पता है क्या दे रखा? वेक्टर का। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा टेस्ट का, वेक्टर का टेस्ट देना दोस्तों। वहाँ से मैंने उठाए हैं 2017 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन उठाए सभी, मतलब 2017 से 2020 है ना। एरिया पर आ रहे हैं जितने भी कुछ जिस कंसेप्ट पर आ रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन उठा दिया एक उनका। वैसे तो अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस पर कितने क्वेश्चन दे दे, बात तो एक ही है, कंसेप्ट तो एक ही है। तो मैंने उसके सारे कंसेप्ट उठा लिए, यही तो पेपर माने हैं। तो ये मैंने सारे ना 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर है ना, उसमें जितने आ रहे हैं ना, उसके हर एक क्वेश्चन उठा लिए, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सभी मारा है 2020 के, तो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया वहाँ से, आपके टेस्ट में रख दिया। अब वो आएगा ना आपको, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पेपर में अंदर से दे दिया, तो देखना यही आता दोस्तों, ये चीज़ है ना। आगे बात समझ में तो कुछ है ही नहीं, तो बस ये आना है इसके अंदर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसको पेपर के अंदर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि पेपर के अंदर कैसे करें। ये तो 1 नंबर में आना है ना, 1 नंबर का काम है ना, तो डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करें। तो इसको ना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ ये लिख दे, नहीं, डायरेक्ट 1 नंबर में कैसे करेंगे वो देख लो बस। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो ये डायरेक्शन रेशियो पहले दे दिया, ये 2 पॉइंट देता ना, तो निकालते हैं हम डायरेक्शन को कैसे, इसमें से घटा देते, इसको में से ये, इसमें से इस प्रकार से घटाते। तो डायरेक्शन रेशियो था ना, ऐसे निकालते थे। लेकिन एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या दे दिया? डायरेक्शन रेशियो दे दिया पहले ही, डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो था ही कोई डायरेक्शन कोसाइन। अब ये पॉइंट थे दोस्तों। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो इसका स्केयर कर दो 36, इसका स्केयर नेगेटिव का कुछ होता ही नहीं चक्कर, क्योंकि ऊपर इसका बाप बैठा है मैं स्केयर। यदि इवन नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, उसका चक्कर ही करूँ तब पॉजिटिव जाती है। माने -2 का स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो 4 ही होगा। तो इसका क्या हुआ? 4, इसका 9 हो गया। 36 और 4 40, 9 कितना? 49
49 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 7 इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे लिख दो। ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है। आई बात समझ में? डायरेक्शन कोसाइन निकाला गया, क्या करना है? डायरेक्शन को रेशियो आएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल के डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन रेशियो दे दिया ये वाले। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऊपर रूट लिख दिया प्लस का करके, और इनके नीचे लिख दिया उसको, इसके नीचे ना, इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे इसके नीचे। ये क्या था? डायरेक्शन रेशियो। पहला क्वेश्चन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2 एक ही नंबर के अंदर आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि एक नंबर में कैसे सोल्व करना है। उससे अगला देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकलना है दोस्तों, और फिर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इसको ये लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट नहीं दिया आपकी बार, ये लाइन ही दे दी। ये लाइन में इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये लाइन ए बना दी, ठीक है। अब इसके पॉइंट दे दिए दोस्तों, कितने हैं? -2 1 और -8 ऐसे है। और ये पॉइंट दे दिए दोस्तों क्या? 4 3 और -5। क्या पूछ रहा है बताओ? एग्जाम्पल नंबर 8, ये 2 है एग्जाम्पल नंबर। क्या पूछ रहा है देखो बताओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। एक नंबर में आएगा आपका क्वेश्चन, ये एक नंबर में आएगा। क्या दे दिया? 2 पॉइंट दे दिए, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। एक नंबर में कैसे करोगे? ऐसे लिखने का तरीका नहीं करोगे। सबसे पहला बस 2 ही पॉइंट होने चाहिए, को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, बता दिया। तो क्या करोगे? सबसे पहला रेशियो निकालोगे, क्या? डी लिख दिया। डी मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। मैंने बता दिया डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो इससे ऐसे नहीं कि इसको नीचे लिख दिया इसके नीचे लिख दिया, है ना। पहले डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने कैसे? कुछ भी नहीं करना, इसमें से घटा दिया, पॉजिटिव आएगा। क्यों? इसमें से घटाएंगे, नेगेटिव पहले ही है। 3 में से घटा देंगे 1, और -5 में से घटा देंगे -8, तो -5 कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 4 2 6 2 5 8 में 3 का 3। तो ये आ गया क्या? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा बताओ? कुछ भी नहीं करना, इसका 6 2 और 3 लिख दिया। इसका अलग से निकाल लो, क्या? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालेंगे? रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अभी भी 36 है 40 में से 7 आ गया। 7 अभी भी तो किया था, यही फिर आ गया। 7 लिख देंगे नीचे, अभी भी किया था। बस आई बात समझ में? तो ये पॉइंट था, आया बात समझ में? डायरेक्शन कोसाइन आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मतलब सभी का है ना, उसको स्क्वायर कर दो सभी पॉइंटों का, तीनों का, और प्लस कर देंगे, ऊपर रूट लिख देंगे, यार नीचे लिख दो, पड़ा ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना, जो कंसेप्ट तो ये हो गया। डायरेक्शन कोसाइन आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब एंगल है, एंगल पूछेगा। एंगल वही बात है कि कोस थीटा ना, R1 R2 ये दे देगा। या इसको क्या लिख सकते हैं? यदि A1 A2 मानते तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटे में ये रूट लिख देगा। बता दिया था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एक और बात आती है, यदि डायरेक्शन को यदि वो दे दे, डायरेक्शन कोसाइन दे दे, तो डायरेक्शन कोसाइन दे रखे LMN, ठीक है। प्रोपोर्शनल देगा, वैसे नहीं देगा। तब एरिया तब को एंगल पूछेगा। तो एंगल के लिए तब क्या करते हैं? तब कुछ नहीं करते दोस्तों, फिर ओनली ना इसकी ये पॉइंट लिखते हैं। फिर तो क्या करते हैं? L1 L2 M1 M2 N1 N2, इस प्रकार से ये होता है एंगल का फार्मूला। यदि डायरेक्शन कोसाइन दे देगा तो ये डायरेक्शन कोसाइन देगा वो इस प्रकार से। इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अपने क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, 3 पे नहीं, इसके लिए जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ये पॉइंट क्लियर करना ना, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ही करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 ही करा देता हूँ। उसके लिए मतलब वो हो जाएगा ना एंगल। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उसके एंगल नंबर 90 60 और 30 एंगल दे दिए। क्या पूछ लिया? डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस विद एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। बताओ, ले मैं तेरा पॉइंट क्लियर करा देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया, बताओ क्या हुआ? एंगल देकर को डायरेक्शन कोसाइन L = cos 90 डिग्री, M = cos 60 डिग्री, N = cos 30 डिग्री। अल्फा बीटा गामा होते थे, 3 एंगल दे दो। इसके साथ लिखा XY Z के साथ, है ना। एक नंबर में आएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। cos 90 0, cos 60 का मान 1/2, cos 30 √3/2। ये क्या आ गया? हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गया। बात एक नंबर में आएगा, एंगल देगा तो बस कुछ नहीं, कोस लगा दो, तीनों साथ कोस लगा दो। कोस लगाने के बाद जो आएगा ना वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। ऑप्शन में मिलेगा, क्लिक कर देना, नहीं मिले तो ऐसे कर देना। बात एक ही है।
टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है ना। और कौन सा था, अब दूसरा क्वेश्चन देखना इसका क्या है, कैन ए लाइन हैव द डायरेक्शन एंगल, ये फिर भी निकाल दोगे, अगला भी सेम ही है। ओह क्या दे रखा है, अगला क्या दे दिया, कैन ए लाइन हैव द डायरेक्शन कोस एंगल, ये इसका दूसरा पार्ट देखना क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैन ए लाइन है हैव द डायरेक्शन कोसाइन, ये कह रहा है एक क्या लाइन है ना, ये रख सकते हैं, ये लाइन कोस डायरेक्शन कोसाइन, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन रख सकता है, डायरेक्शन डीसी लिख दिया हमने, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, अच्छा डायरेक्शन एंगल, क्या कोई लाइन है ये डायरेक्शन एंगल रख सकता है, तो डायरेक्शन को तो ऐसा पूछ रहा है कि रख सकता है नहीं सकता, तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, ये कंडीशन बताई थी ना आपने, रिलेशन है इक्वल टू 1 होती है, यदि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन उनका स्क्वायर का सम है ना, यदि 1 के बराबर आ जाए ना तो आपको कुछ यस रख सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, इसका कोस निकाल लेंगे, एल मान निकाल लेंगे, कोस 45 कितना था 1/√2, एम का मान निकालेंगे क्या, कोस 60 क्या आएगा 1/2, एल का मान निकालेंगे क्या, कोस 120, कोस 120 क्या होता हूँ मैं लिख देता हूँ, कोस 180 माइनस का 60, इस प्रकार से। अब 180 आ गया तो कोस का कोस 60 ही रह जाएगा, आई बात समझे। अब 180 में से कुछ भी घटाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिख दिया, कोस 60 का मान कितना होता दोस्तों 1/2 नेगेटिव आएगा। अब यदि पूछ रहा है यदि है या नहीं, तो सबसे पहला यदि इसका वो इनका स्क्वायर का सम निकालना, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर कितना आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। 1 के चेक करने के लिए एक वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया रूट कट गया 1/2, इसका कराया तो 1/4 होगा, इसका कराया तो माइनस का स्क्वायर प्लस का होगा 1/4, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 1 आएगा, कितना आएगा ऊपर 4, 4 से 4 कितना आ गया 1, तो इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब हाँ ये हो सकते हैं इसके एंगल, बता दिया यही था। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर दैट, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा पार्ट क्या कहता है इसका, तीसरा पार्ट क्या कहता है, प्रूफ दैट करना है 1 1 1 एक और एक एक है ना, कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अरे ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन है ना, अरे 1 और 1 और 1 है ना, एक स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते, ये प्रूफ करना है। तो यदि डायरेक्शन कोसाइन होगा ना, याद रखना दोस्तों, यदि डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो ये कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी। कभी ऐसा पूछ लेना कि ये कोई भी एल एम एन का मान दे कि ये क्या डायरेक्शन कोसाइन होंगे, या एंगल पूछ ले एंगल होंगे, तो कंडीशन होगी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो एंगल भी होगा, वो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो भी होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन दे दिया कि 1 1 ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, पुट कर दो इसका मान, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, क्या 3 आ गया, हमारा तो 1 आना था, तो नहीं आप कहोगे नहीं होंगे, नहीं हो सकते है ना, इस प्रकार से नहीं होंगे। और एंगल का था तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल के पूरा पुट कर देना, 1 के बराबर आया था दूसरा क्वेश्चन इसका, तो वो हो गए थे, ये नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाओ जो मैंने एंगल बता रहा था ना, एंगल वाला, तो एंगल का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो आप कर लोगे, डायरेक्शन रेशियो दे दिए इसके और इसके पॉइंट के, है ना, डायरेक्शन रेशियो दे दिए, अब तो निकालो डायरेक्शन रेशियो का था 1 1 1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट फार्मूला दिख रहा हो आपको किसका, कोसिटा निकाल लोगे, बता दिया था, बस बता था ना, चाहे तो R1 और R2 ले लेना इस प्रकार से, A1 I कैप A2 J कैप, इस प्रकार से A2 A1 B1 C1 A2 I कैप प्लस में B2 J कैप, इस प्रकार से ले लेना, या ओनली पॉइंट ले लेना A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तो बस इनकी गुणा सम होता है बीच में, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड होता है, इसे बता था एंगल, तो बता दिया था, कर लेना। अब दूसरा पॉइंट, मेरा पॉइंट था आपको समझाने का, क्या दूसरा पॉइंट क्या कहता था मैं, कोस एंगल है, यदि वो डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो तब डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो तब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब प्रोपोर्शनल, देख लेना। देखो दूसरा पहला पार्ट कर दोगे आप, दूसरा पार्ट वो जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, आर प्रोपोर्शनल टू 3 माइनस का 2 और 1,
दे दिया, और 4 5 और 7 एक ये दे रखा है ये। अब डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल, तब क्या होगा तब बता दो। तब मैंने बता दिया था ना, अभी भी बताया है जस्ट, क्या क्या cos थीटा है L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये होता है ना। तो फिर सबसे पहले L1 निकालेंगे, L1 निकालेंगे, L2 निकालेंगे, तो है ना L1 L2 ये निकालेंगे। तो L1 कैसे आता बताओ, कुछ भी नहीं है तो। अरे डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनल, ये बताओ डायरेक्शन रेशियो है ये, देखिए डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ये इनके प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट है क्या, ये तो ए बी सी के मान हो गए क्या, ये बताओ दोस्तों ये क्या है डायरेक्शन, ये क्या डायरेक्शन रेशियो, ये तो है प्रोपोर्शनल होते हैं इसके दोनों आपस में, तो इनके प्रोपोर्शनल। तो R1 L1 क्या आएगा पहला लेके, तो फिर मतलब क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो सबसे पहला इसका कंडीशन क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे L M और N, है ना। तो इससे क्या होगा L1 M1 और N1 निकालेंगे, ये क्या होगा, ये आएगा इस प्रकार से 3 माइनस का 2 और 1, और क्या कर लेंगे, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ये डायरेक्शन रेशियो ही है दोस्तों, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे, इसका 9 और 1 10 4 14, इसका अगर रूट 14, बस कुछ नहीं है, इसके नीचे रूट 14 लिख देंगे, इसके नीचे रूट 14 लिख देंगे, और इसके नीचे रूट 14 लिख देंगे। बात एक ही इसके अंदर से कुछ है ही नहीं, बोले फार्मूला वैसे दे रखा है लगाने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन दे के ना उसका फार्मूला लगा रखा, लेकिन बात क्या है वही है ना, एंगल वही तो है ना, A1 A2 B1 B2 वही होगा, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन रेशियो दिए मिलते थे और डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे। इसमें क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन है ना प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, मतलब जिसके डायरेक्शन कोसाइन जिसके प्रोपोर्शनल देगा, किसके प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन कोसाइन, अरे A B C के तो होंगे डायरेक्शन रेशियो के, बताया था L1 बाई ए बी L बाई ए M बाई बी N बाई सी, है ना, इसके होंगे। आगे बात समझ में, तो ये तो L1 L2। अब इसी प्रकार L2 M2 N2 निकाल लेंगे, क्या ये भी निकाल लोगे क्या, कैसे, बस कुछ नहीं 4 5 और 7 ना, इसके नीचे क्या लिख दोगे, इसका रूट काट लेंगे, क्या रूट, इसका स्क्वायर 16, इसका 25, इसका 49 749 25 इसका 16 निकाल लोगे इस प्रकार से। कैसे आएगा, 9 और 5 कितना, 9 और 5 15 और 5 9 और 5 15 और 5 20 0 2 2 और 4 6 और 1 7 और 1 7 7 और 2 90 है, ये रूट 90 आएगा, रूट 90 है, बस रूट 90 इसके नीचे लिख देंगे, रूट 90 इसके नीचे, रूट 90 इसके नीचे। अब क्या करना है, इन्हीं गुणा करनी है, किस किस की, इन दोनों की। इन दोनों गुणा कैसे करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, इन दोनों के आपस में कैसे, 3 की रूट 14 इंटू क्या होगा इसके साथ 4 बटे रूट 90, इनकी गुणा आपस में, और माइनस का 2 बाई रूट 14, और इसकी गुणा प्लस में 5 बटे 1 बटे रूट 14 7 बटे रूट 14 90, इसी गुणा, ये क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा क्या नहीं, गुणा कर लोगे, बोले इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, बीच में प्लस प्लस का निशान, ऐसे सोल्व करना, ये आ जाएगा। बात ही वही थी, हाँ बस मत वही थी ना, डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन रेशियो दे दिया, इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया, प्रोपोर्शनल है, तो ये तो है तो डायरेक्शन रेशियो ही है ना, चाहे अब ये होगा। और यदि ये तो पेपर के अंदर आए ना इस प्रकार से, 1 नंबर में आए ना तो कुछ है ही नहीं, 1 नंबर दे दे करने है ही क्यों नहीं कुछ भी, 1 नंबर में तो डायरेक्शन रेशियो कुछ भूल जाओ, डायरेक्शन रेशियो ये तो डायरेक्शन रेशियो ही मान लो, डायरेक्शन रेशियो ही है, तो 1 नंबर में आया तो A1 A2 A1 B1 C1, और ये कहता है A2 B2 C2 होता है इस प्रकार से। अब एंगल क्या था, हमने तो फार्मूला एक ही याद है, क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2, नीचे लिख दें इसका मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, लिख देंगे A1 का A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। आए बात समझ में, ये वाला फार्मूला था, बस इसका मान पुट करना, ये यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या A1 A2 B1 B2 निकाल देंगे, क्या 3 माइनस का 2, देखो ये निकाल लोगे पुट कर दोगे इसके अंदर, है ना, कर दोगे ना निकाल के पुट,
ये निकालना हो तो आपने ना, तो मैं तो डायरेक्ट कर दूँ जल्दी जल्दी। इसका मान कैसे निकालूंगा, 4 दिए, आप करोगे पेपर में करोगे ना एक एक नंबर में, ऐसा नहीं ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, आपको दिमाग में याद होना चाहिए फॉर्मूला। इसकी बस दिमाग में कैसे याद होगा, कोसेक निकाल, इसकी गुणा, इसकी गुणा, इसकी गुणा, बीच में प्लस का निशान, नीचे रूट लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। कैसे देखो दिमाग में लिख लिया, ये दिमाग में है आपके, दोनों गुणा, इसकी गुणा ये होगा प्लस का निशान, इसकी गुणा 5 दूनी 10, मैंने इसका 10, 7 कम 7 ये लिख दिया, इसका 9 4 1, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, जो भी होगा 16 25 49, इसका कितना होगा 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए 2, 7 और 2 10 है ना, 7 और 2 9 9, इसका करेंगे 9 और 1 10 रूट 14, ये 90 आ था ना, इसका रूट 90 आ गया। अब 90 को क्या लिख सकते हो बताओ, 90 को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे तोड़ते हैं, ये देखो ऑप्शन मिलाना तो ऐसे लिखते हैं, देखो 14 ना, इसको 7 गुणा हम 2 लिख सकते हैं 14 को, 90 को क्या लिख सकते हैं, एक तो 7 आना चाहिए, 7 7 आएगा, 7 तो आता ही नहीं, 90, तो 90 को क्या लिखोगे, 9 गुणा हम 10 लिख दो और 10 को क्या लिख दोगे 5 गुणा हम 2, इस प्रकार से। अब आपको देखिए पता चल गया क्या, ये तो निकलेगा नहीं, 9 का मतलब 3 निकल गया, आई बस में 3 निकल गया बाहर, 3 निकल गया। अब ये इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो इसके 2 भी निकल गया बाहर, रूट के अंदर 2 हुए ना, वो एक बाहर निकल जाएगा, और जो अकेला होगा ना वो मैंने बताया था रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 2 भी निकल गया बाहर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 होगा ये। अब ये क्या बच गया, ये कला बच गया 7, ये रूट 5 कला बच गया, इन दोनों गुणा कर दो आपस में, बेचारे रूट के अंदर ही रह जाएगा, कितना होगा 7 में से 35, इससे काट दो 3 दूनी 6, तो कितना 3/2 रूट 35, क्या आंसर सेम आया क्या, अब कोस है ना, इसको इसका साइड घुमा दें, कोस इनवर्स हो जाएगा, ऐसे क्या आंसर सेम आया ना, बात देखो बात वही घुमा फिरा के वैसे ही पढ़ा रखा है ना, तो ऐसे कर लेना यदि एक नंबर में आए तो, है ना, ऐसे डायरेक्ट बहुत फास्ट कर लेना। तो दोस्तों ये हो गए आपके कंसेप्ट सारे क्लियर, है ना। कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, पहला दूसरा एग्जाम्पल कर लिया, तीसरा एग्जाम्पल मैंने करा दिया, छठा भी करवा दिया मैंने, और ना चौथा ना, वो भी चौथा भी आप कर लेना, चौथा कर लेना, फाइंड द एंगल एट विच द लाइन ऑफ इंक्लाइंड और द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ डायरेक्शन रेशियो आर दिस, डायरेक्शन रेशियो दे दिए, बोलो चौथा क्वेश्चन करके देखना आप, तो चौथा डायरेक्शन रेशियो दे दिए 4 और 8 और 1, डायरेक्शन रेशियो दे दिए, तो एंगल निकालना है जो इंक्लाइंड होंगे इनके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कल ही बताऊंगा इसको, कल ही समझा दूंगा क्यों लेट होते हो ना, तो छठा सो दैट द, ठीक है दोस्तों ये कर लेना, पहला तीसरा छठा एग्जाम्पल कर लेना, पहला तीसरा छठा एग्जाम्पल एक भी तो करना आप, उसके बाद में एक्सरसाइज तो फिर कराऊंगा ना कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट ना अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लेना है, चाहे 2 बारी देखनी पड़ जाए वीडियो, है ना, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना सभी के अंदर आगे ना थोड़ा हाई लेवल के बढ़ जाएंगे इसी को, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट आगे बहुत काम आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन कर लेना एक्सरसाइज के अंदर से, दूसरा क्वेश्चन कर लेना, दूसरा होगा, चौथा क्वेश्चन करेगा, चौथा बस चौथा कर लेना, 8वां क्वेश्चन कर लेना, बस एक क्वेश्चन कर लेना आप, है ना। थैंक यू वेरी मच, टेस्ट जरूर देना दोस्तों।